नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। टीएनसी एडवांस सीरीज में मैं आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरा नाम है अवधेश कुमार और टीएनसी एडवांस सीरीज में हम दोस्तों फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग पढ़ रहे हैं। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के अंदर ये हमारी 13वीं क्लास है और अगर हम बात करें टीएनसी एडवांस सीरीज की दोस्तों, तो ये हमारी 92nd क्लास है, 92वीं क्लास है हमारी ये टीएनसी एडवांस सीरीज की, जिसमें अभी तक हमने काफ़ी सारे जो सिस्टम है दोस्तों उनको पढ़ा है। अगर हम बात करें तो मैंने अभी तक आपको ओबीजी, एंडोक्राइन, नर्वस सिस्टम, मस्कुलोस्केलेटल, आई, ईयर, रीनल, रेस्पिरेटरी, जीआई और जो न्यूट्रिशन जो है दोस्तों वो आपको क्या करवा दिया, अभी तक कंप्लीट करवा दिया है। अब हम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग पढ़ रहे हैं। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में अभी तक हमारी कुछ क्लासेस हो चुकी हैं, लगभग हमारी 12 क्लासेस हो चुकी हैं और अब ये हमारी कौन सी क्लास है दोस्तों, 13th क्लास है, 13वीं क्लास है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए हम शुरू करते हैं। हमारी जो पिछली क्लास है जहाँ पर हमने रोका था उसी नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो हमारे सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। मैं बता रहा हूँ अब फंडामेंटल के अंदर जो क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं, स्टार्टिंग के जो कुछ क्वेश्चन थे, मैं मानता हूँ 100 तक जो क्वेश्चन थे उनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़ा सा साइकेट्रिक जो प्रोस्पेक्टिव है उससे थे, लेकिन अब जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं वो मेन फंडामेंटल के हैं और ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम के अंदर हमेशा पूछे जाते रहे और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऐसा भी नहीं कि कोई टफ क्वेश्चन हो, कोई ऐसी लैंग्वेज हो कि भाई नहीं पूछा जा सकता, तो हो सकता है कि भाई दूसरी लैंग्वेज के अंदर जरूर दे दे, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में क्या है दोस्तों, पूछे जाते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन दोस्तों कि ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट। एक नर्स है दोस्तों, एक क्लाइंट की केयर कर रही है विद डायरिया। ठीक है, उस क्लाइंट को क्या हो रखा है दोस्तों, डायरिया हो रखा है। इन विच क्लिनिकल इंडिकेटर डज द नर्स एंटिसिपेट ए डिक्रीज। ध्यान रखना, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन तो दे रखे हैं, लेकिन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में भी ये चीज पूछ रहा है कि इन सब में से ऐसी कौन सी चीज है दोस्तों जो कि डायरिया के अंदर क्या होती है दोस्तों, डिक्रीज होती है। ठीक है, डिक्रीज के लिए पूछ रहा है वो। तो यहां पर हम बात करेंगे दोस्तों आपका फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट की बात करेंगे। ठीक है, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट पढ़ा रहा हूं मैं, तो डायरेक्टली डायरिया तो नहीं पढ़ाऊंगा मैं आपको यहाँ पर। तो पीडियाट्रिक जब आएगा तब वहां पर मेन इंपॉर्टेंट है डायरिया। ऐसे नहीं कह रहा कि भाई एडल्ट के अंदर नहीं होता, ठीक है, लेकिन पीडियाट्रिक के अंदर जो पीडियाट्रिक जो सब्जेक्ट है दोस्तों उसके अंदर ज्यादा इंपॉर्टेंट है और डायरिया से भी क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो मैं वहां पर आपको अच्छे से डायरिया के बारे में पूरा पढ़ा दूंगा। अभी हम बात करते हैं यहाँ पे फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस, जो कि फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का पार्ट है, उससे रिलेटेड क्या क्या चीजें आती हैं। तो हम बात करेंगे फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट की। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें वो है फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट। तो अब हम पढ़ते हैं फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट। फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट, तो दोस्तों सिंपल सा वर्ड है, आपको सामने दिख ही रहा है। एक है फ्लूइड, एक है वॉल्यूम। फ्लूइड की अमाउंट और डेफिसिट का मतलब क्या हो गया, कम होना। मतलब फ्लूइड की जो अमाउंट है वो हमारी बॉडी नीड के अकॉर्डिंग, अगर बॉडी नीड से क्या हो तो दोस्तों कम हो, तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट के नाम से जानते हैं। और ऐसी कोई डेफिनेशन आपसे पूछेगा भी नहीं कि भाई फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट क्या कहते हैं, तो बस सिंपल से नाम सिंपल से लिख सकते हो आप कि फ्लूइड वॉल्यूम इन बॉडी, फ्लूइड वॉल्यूम इन फ्लूइड वॉल्यूम इन बॉडी इज लेस देन द बॉडी रिक्वायरमेंट, कि जो हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है ना दोस्तों, उससे अगर फ्लूइड वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो इसे हम किस नाम से जानेंगे, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट के नाम से जानेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट कि फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको टाइप्स पढ़ाता हूँ। ठीक है, आजकल जो क्वेश्चन है वो अच्छे लेवल के आने लग गए हैं, तो हो सकता है कि आपसे वो टाइप्स के बारे में पूछ ले। पहले तो डायरेक्टली आ जाता था भाई फ्लूइड वॉल्यूम के डेफिसिट के अंदर क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आते हैं, डायरेक्टली पूछ लेते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम अच्छे लेवल से पढ़ रहे हैं, हम शुरुआत से अच्छे लेवल से पढ़ रहे हैं, तो हम कहीं भी कमी ना छोड़ें। आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगे कि सर आप है ना थोड़ा सा यहाँ पर आपने फंडामेंटल को कमजोर कर दिया सिलेबस जल्दी करवाने के चक्कर में। तो हम पूरा एकदम एक्टिवली पढ़ रहे हैं। मैंने फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस के भी आपको टाइप बताए थे, अब यहाँ पर हम फ्लूइड वॉल्यूम जो डेफिसिट है दोस्तों उसके भी टाइप पढ़ेंगे। तो जैसे कि फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस था, उसी प्रकार फ्लूइड वॉल्यूम जो डेफिसिट है उसके भी क्या होते हैं दोस्तों, वही सेम 3 टाइप होते हैं। पहला जो टाइप होता है दोस्तों दैट इज हाइपरटोनिक फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट, हाइपरटोनिक फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट। दूसरा जो टाइप है दोस्तों दैट इज आइसोटोनिक फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट, आइसोटोनिक। और तीसरा जो होता है दोस्तों दैट इज हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक। देखो आइसोटोनिक फ्लूइड वॉल्यूम जो डेफिसिट है दोस्तों, इसे हम हाइपोवोलेमिया के नाम से भी जानते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज हाइपोवोलेमिया। मैंने आपको वहां भी बताया था कि
जो फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस है उसमें मैंने आपको बताया था कि जो आइसोटोनिक फ्लूइड वॉल्यूम जो एक्सेस होता है दोस्तों, उसे हम किस नाम से जानते हैं? हाइपर वॉल्यूमिया के नाम से जानते हैं। उसे हम किस नाम जानते हैं दोस्तों? हाइपर वॉल्यूमिया के नाम से जानते हैं। अब आइसोटोनिक का मतलब क्या है दोस्तों? आइसोटोनिक का मतलब यहाँ पर इस चीज से है कि अगर किसी भी पर्सन को आइसोटोनिक फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट होगा तो उस कंडीशन के अंदर दोस्तों जो आयन है और जो वाटर है, ठीक है, जो भी आयंस है और जो वाटर है उनका जो लॉस होगा वो इक्वल होगा, ठीक है। आयन लॉस इज इक्वल टू वाटर लॉस। मतलब कहना क्या चाह रहा हूं मैं? कहना मैं यहां पर ये चाह रहा हूं दोस्तों कि जो दोनों का जो लॉस हो रहा है ना, जितने आयन होंगे उसके अकॉर्डिंग वाटर भी लॉस हो रहा है। मतलब ऐसे नहीं है कि भाई वाटर का लॉस ज्यादा हो गया आयन कम लॉस हुए, या आयन का लॉस ज्यादा हो गया और वाटर का लॉस कम हुआ, तो ऐसा देखने का नहीं मिलता। इसमें आयन का लॉस भी उतना ही होगा और वाटर का लॉस भी क्या होगा दोस्तों? उतना ही होगा। तो इसे हम किस नाम से जानेंगे दोस्तों? आइसोटोनिक के नाम से जानेंगे। इसे हम आइसोटोनिक फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट के नाम से जानेंगे। नेक्स्ट आता है दोस्तों हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक के अंदर क्या होगा? अब हाइपरटोनिक, देखो वर्ड है हाइपर। हाइपर का मतलब क्या हो गया दोस्तों? ज्यादा होना। अब ज्यादा होने का मतलब क्या हो गया भाई? जो डिहाइड्रेशन जो हो रहा है, या हम कहें कि जो फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट जो हो रहा है दोस्तों, वो हाइपरटोनिक है। मतलब कि वाटर का लॉस ज्यादा हुआ होगा। टोन का मतलब यहां पर समझो आयन से। टोन का मतलब क्या समझो आप? आयन से समझो, आयन से। मतलब कि दोस्तों अब जो बॉडी है ना, अभी हम इसको समझेंगे, ठीक है, क्या है ये समझते हैं एक बार। सोचो कि जो बॉडी है ना दोस्तों, इस वक्त ब्लड के अंदर ये समझो कि जो टोन है ना वो क्या हो गया? ज्यादा हो गया। टोन का मतलब यहां पर समझो आयन से, ठीक है, कोई भी आयन समझ लो, एग्जाम्पल के रूप में मान लो कोई भी जो आयन है दोस्तों, जो आयन है उनका क्या हो गया? लॉस हो गया। तो वो कंडीशन क्या हो गई? हाइपरटोनिक हो गई। हाइपरटोनिक का मतलब क्या हुआ कि वाटर का लॉस ज्यादा हो गया और आयन लॉस हुए नहीं, तो आयन का लॉस थोड़ा सा कम हुआ, वाटर बाहर निकल गया। अब वाटर बाहर चला गया तो आयन बच गए। अब आयन बच गए तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? हाइपरटोनिक बोलेंगे। भाई हाइपरटोनिक का मतलब क्या है? हाइपर मतलब ज्यादा और टोनिक का मतलब आयन। आयन ज्यादा है। आयन ज्यादा कब होंगे? जब भाई वाटर का लॉस ज्यादा होगा। तो वाटर का लॉस ज्यादा होगा तो इसे हम किस नाम से जानेंगे दोस्तों? हाइपरटोनिक के नाम से जानेंगे। तो इस कंडीशन के अंदर क्या होगा? हाइपरटोनिक के अंदर भाई वाटर का जो लॉस है, वाटर का जो लॉस है, मैं इधर लिखता हूं, मुझे पता है आपको दिख नहीं रहा होगा, इधर लिख देता हूं। वाटर का जो लॉस है वो ज्यादा है। वाटर लॉस इज मोर देन, वाटर लॉस इज मोर देन आयन लॉस। मतलब कि आयन के लॉस की तुलना में जो वाटर का जो लॉस है दोस्तों वो क्या हो गया? ज्यादा हो गया। इस कंडीशन के अंदर क्या हो गया दोस्तों? हाइपरटोनिक हो गया। अब अगर मैं आपको बात करूं भाई एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंट्रा सेलुलर जो फ्लूइड है दोस्तों, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो वो ट्रिक जब वहां पर मैंने आपको बताई थी वो यहां भी आप इंक्लूड कर सकते हो। हाइपर होगा तो जो इंट्रा सेलुलर जो फ्लूइड है वो कम होगा, और हाइपो होगा तो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा अब उसको समझते हैं। पहली बात तो इसमें देखो क्या है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बढ़ेगा। हाइपरटोनिक के अंदर क्या होगा दोस्तों? एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड है दोस्तों वो बढ़ेगा, ठीक है। मतलब कंपैरिजन बता रहा हूं मैं, वैसे तो लॉस हो रहा है बट कंपैरिजन अगर ईसीएफ की और आईसीएफ की करें तो उस बारे में बात कर रहे हैं। तो ईसीएफ ज्यादा होगा और आईसीएफ क्या होगा दोस्तों? यहां पे कम होगा। इंट्रासेलुलर फ्लूइड क्या होगा? कम होगा। अगर यहां पर बात करें हाइपोटोनिक के अंदर तो ईसीएफ क्या होगा दोस्तों? कम होगा, और जो आईसीएफ है ना वो बढ़ेगा। आईसीएफ होगा वो बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा चलो अभी मैं समझाता हूं। पहले हम हाइपरटोनिक लेते हैं। हाइपरटोनिक लेते हैं हम। सोचो कि ये ब्लड वेसल है और यहां पर हाइपरटोनिक है, मतलब कि वाटर क्या है दोस्तों? कम है। आयन ज्यादा है, वाटर उसकी तुलना में आयन ज्यादा है, वाटर कम है। यहां पर है मान लो सेल, यहां पर ये क्या है दोस्तों? सेल्स हैं। अब सेल्स क्या काम करेंगी? कंपनसेट करने की कोशिश करेंगी। सेल क्या करेंगी दोस्तों? कंपनसेट करेंगी। अब जब सेल कंपनसेट करेंगी तो एक बताओ, आयन को बैलेंस करने के लिए क्या चाहिए? भाई कोई भी फ्लूइड है उसके अंदर वाटर है और आयन है, ठीक है। कोई भी फ्लूइड है मान लो, एक उसके अंदर वाटर है और एक आयन है। आयन कम होगा तो वाटर चाहिए, और वाटर कम होगा तो आयन चाहिए। तो इस प्रकार से दोनों चीजें क्या हो जाएंगी दोस्तों? बैलेंस हो जाएंगी, ठीक है। आयन का मतलब सोडियम, क्लोराइड, पोटेशियम, ये सब क्या होते हैं? आयन होते हैं, ठीक है। किसमें क्या ज्यादा होता है? इंटरसेलुलर, एक्स्ट्रासेलुलर, उसकी हमने बात कर चुके हैं, ठीक है। अब यहां पर आयन ज्यादा है तो सेल से क्या आएगा? वाटर आएगा। तो सेल से वाटर क्या करेगा दोस्तों? यहां पर मूव करेगा। ये देखो सेल से आ गया यहां पे वाटर। अब आप एक बात बताओ, सेल से जब वाटर आएगा तो सेल के अंदर पाया जाने वाला फ्लूइड क्या कहलाता है? इंट्रासेलुलर फ्लूइड कहलाता है। तो इंट्रासेलुलर जो फ्लूइड होगा वो क्या होगा? कम होगा। और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड क्या होगा दोस्तों? वाटर यहां पर आ गया
तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है वो क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पे बढ़ गया। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड क्या हो गया, बढ़ गया। तो इस प्रकार से इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड कम होगा और जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वो बढ़ेगा। अब मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे नेक्स्ट कि जो सेल जो है वो श्रिंक होंगी या फिर जो सेल है दोस्तों स्वेलो होंगी। भाई सेल से अगर आप वाटर को खींच लोगे तो जो सेल्स जो होती है ना दोस्तों, इस कंडीशन के कारण क्या हो सकती हैं, श्रिंक हो सकती हैं। सेल क्या हो सकती हैं दोस्तों, श्रिंक हो सकती हैं। तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हो। नेक्स्ट जो कंडीशन है, सॉरी कहां खुल गया, ये बोला है, हाँ। नेक्स्ट जो कंडीशन है दोस्तों वो क्या है, देखो नेक्स्ट है हाइपोटोनिक। भाई सिंपल सी बात है, हाइपोटोनिक है, हाइपो मतलब कम, टोनिक मतलब आयन। अब यहां पर आयन क्या है दोस्तों, कम है। आयन क्या है, कम है, मतलब कि वाटर जो आयन कम है तो आयन का लॉस हुआ होगा, तो आयन का जो लॉस होगा, आयन का जो लॉस होगा दोस्तों वो ज्यादा होगा। आयन का लॉस क्या होगा, ज्यादा होगा, किसकी तुलना में, वाटर लॉस की तुलना में। मतलब हम सिंपल वर्ड में ये कहें कि वाटर का लॉस कम हुआ होगा और आयन का लॉस क्या हुआ होगा, ज्यादा हुआ होगा। भाई आयन जब लॉस हो गए तो हाइपोटोनिक हो गया। अब उस कंडीशन में दोस्तों ये कंडीशन क्यों आई कि ईसीएफ कम हुआ और आईसीएफ क्या हुआ दोस्तों, ज्यादा हुआ। इसको भी समझ लेते हैं कि भाई ये कंडीशन क्यों डेवलप हुई। देखो ये है मान लो ब्लड वेसल, मैंने कहा हाइपोटोनिक, आयन कम है। अब वाटर यहां पर ज्यादा है दोस्तों, ऐसे मान लो कि वाटर क्या है, ज्यादा है, वाटर क्या है यहां पे ज्यादा है और आयंस जो है वो कम है। आयन एक दो बना देता हूं मैं, तो समझ जाना कि आयन यहां पे क्या थे दोस्तों, कम थे। आयन क्या थे, कम थे। ये है यहां पे सेल्स, ये क्या है दोस्तों, सेल्स हैं। अब आप एक बात बताओ कि भाई इस वाटर को ज्यादा है और आयन कम है, तो बैलेंस करने के लिए क्या होगा, वाटर यहां से क्या करेगा दोस्तों, मूव करेगा। तो दोनों क्या होंगे, इक्वल इक्वल होंगे, ठीक है। तो इसलिए वाटर का यहां पर क्या होगा दोस्तों, मूव होगा और वाटर कहां जाएगा, सेल्स के पास जाएगा। वाटर किसके पास जाएगा दोस्तों, सेल के पास जाएगा। अब सेल के पास फ्लूइड क्या होगा, बढ़ेगा या कम होगा, तो आपको सर बढ़ेगा। तो इंट्रा सेल्यूलर जो फ्लूइड है दोस्तों वो क्या होगा, बढ़ेगा और एक्स्ट्रा सेल्यूलर जो फ्लूइड होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। रीजन मैंने आपको समझा दिया कि किस कारण से कम हो रहा है और क्यों कम हो रहा है। ये क्यों, क्योंकि जो वाटर है उसका मूव हुआ, सेल के पास चला गया। तो मैंने ये आपको पूरी समझाने तरीका भी बता दिया और रटाने के लिए भी बता दिया। रटाने के लिए क्या याद रखना है कि अगर हाइपर होगा तो आप आईसीएफ का याद रखना कम होगा और हाइपो होगा तो आईसीएफ क्या होगा, ज्यादा होगा। इसी प्रकार हमने किस में पढ़ा था दोस्तों, फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस में पढ़ा था। वहां भी मैंने आपको तरीका भी बता दिया था और आपको मैंने जो ट्रिक है दोस्तों वो भी समझा दी थी। तो ये इसके क्या हो गए दोस्तों, टाइप हो गए। टाइप के बाद में हम नेक्स्ट जो बात करेंगे दोस्तों वो बात करेंगे हम किसकी, इसके कोजेज की, कि भाई ये होता क्यों है। और मुझे लगता है कि इससे सिंपल कोई कोजेज होंगे भी नहीं, जो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहां तो फिर भी चलो एक दो थे, जैसे SiADS था, उनको थोड़ा सा आपको देखना पड़ना था, बाइकार्बोनेट को देखना पड़ रहा था। यहाँ तो सिंपल सा आप खुद को सोचना है कि भाई अगर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्या रीजन हो सकता है फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट होने का। तो इस बारे में बात करते हैं। तो हम पढ़ते हैं नेक्स्ट कोजेज। अब हम कोजेज पढ़ते हैं, कोजेज, ठीक है। तीनों के टाइप के कोजेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा, इतना भी नहीं होना चाहिए। हम नॉर्मल उस वे में पढ़ेंगे कि बस आपको थोड़ा सा पता रहे। तो कोजेज जो है मतलब तीनों के सेम कोजेज के अकॉर्डिंग हम पढ़ लेंगे, ठीक है। इसको ऐसे नहीं कि अलग अलग पढ़ेंगे, आप पढ़ना चाहो तो अलग अलग भी पढ़ सकते हो कि आइसोटोनिक के अलग कोजेज होते हैं, हाइपोटोनिक के अलग होते हैं और हाइपरटोनिक के अलग होते हैं। लेकिन इतना डिटेल में पढ़कर भी आप क्या हो जाओगे दोस्तों, कंफ्यूज हो जाओगे। तो इतना भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या क्या कोजेज हो सकते हैं आप सोचो। भाई सिंपल सी बात, सबसे पहला तो जो आप सबका फेवरेट है, डायरिया। भाई डायरिया होगा तो लॉस होगा, ठीक है, वाटर का भी लॉस होगा, आयन का भी लॉस होगा, तो डायरिया हो गया। इसके अलावा वोमिटिंग, डायरिया के अलावा क्या हो गया दोस्तों, वोमिटिंग, वोमिटिंग के अंदर ये होगा। इसके अलावा फीवर, फीवर के अंदर टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर बढ़ता है तो आप जानते हो कि दो प्रकार के आप लॉस पढ़ते हो ना दोस्तों, इनसेंसिबल लॉस, जो हमारी बॉडी को पता नहीं चलता है, तो स्किन के द्वारा और लंग्स के द्वारा जो वाटर का लॉस होता है उसमें हमें को पता नहीं चलता है कुछ कंडीशंस के अंदर, ठीक है। जैसे मान लो स्वेटिंग हो रही है तो उस कंडीशन में तो मान लो फिर भी आपको पता चल रहा है कि भाई वाटर का लॉस हो रहा है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें स्किन के द्वारा लॉस होता है वो नहीं पता चलता। तो फीवर और एक लंग्स, इन दोनों के द्वारा भी वाटर का क्या हो सकता है दोस्तों, लॉस हो सकता है। तो फीवर के द्वारा लॉस हुआ और एक किसके द्वारा, लंग्स के द्वारा हुआ। अब लंग्स के द्वारा लॉस कब होगा, लंग्स के द्वारा नॉर्मल तो लॉस हो गई, लेकिन फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट कब होगा। देखो लॉस तो आपका होता है, मान लो आप लंग्स के द्वारा वाटर का लॉस होता है, लेकिन यहां पर बात हो रही है फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट की। नॉर्मल पर्सन के अंदर भी होता है, लेकिन फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट मतलब ज्यादा लॉस होना।
तो ज्यादा लॉस कब होगा? जब लंग्स ज्यादा काम करेंगे। ज्यादा काम कब करेंगे? जब लंग्स क्या करेंगे दोस्तों? हाइपर वेंटिलेशन करेंगे। तो हाइपर वेंटिलेशन के कारण भी हो सकता है, हाइपर वेंटिलेशन, हाइपर वेंटिलेशन, हाइपर वेंटिलेशन। तो डायरिया, वोमिटिंग, फीवर और हाइपर वेंटिलेशन, ठीक है, ये सब क्या हो गए दोस्तों? इसके सिंपल सिंपल कोजेज हो गए जो आपको पता है, ठीक है। इसके कारण, इसके अलावा क्या हो सकता है दोस्तों? देखो, आपने डिजीज पढ़ी है डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर क्या होता है? एंटी डायूरेटिक जो हार्मोन है दोस्तों वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। डी फॉर डिक्रीज, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। याद रखने के लिए बता रहा हूं, इधर SIADS इसका कोज नहीं है। SIADS को तो आप ऐसे लिखा करो, आई के आगे एरो लगा लिया करो, ठीक है। थोड़ा सा कम दिख रहा है, इधर लिख देता हूं। देखो SIADS में तो आप आई के आगे हमेशा ना SIADS को ऐसे लिखा करो, SIADS, तो आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होगा कि इसमें क्या होता है, इंक्रीज होता है। और डायबिटीज इंसिपिडस तो डी फॉर डिक्रीज याद रख लिया करो, इसमें क्या होता है दोस्तों? कम होता है। वैसे भी एक याद होगा तो दूसरा आपको वैसे भी क्या हो जाएगा दोस्तों? याद हो जाएगा। अब डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होगा? एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या हो गया? कम हो गया। अब एंटी डायूरेटिक मतलब एक ऐसा हार्मोन जो डायूरेसिस को रोकता है, तो डायूरेसिस को रोकने वाला हार्मोन क्या हो गया? एंटी डायूरेटिक। अब डायूरेसिस क्या होता है? यूरिन। अब यूरिन रुक गया, यूरिन बॉडी से बाहर नहीं जा रहा, यूरिन का फॉर्मेशन कम हो गया। अब यूरिन का फॉर्मेशन दोस्तों कम हो गया तो क्या होगा? वाटर ज्यादा रहेगा बॉडी के अंदर, सॉरी हाँ, यूरिन का फॉर्मेशन अगर ज्यादा हो गया तो बॉडी के अंदर वाटर कम होगा। लेकिन यहां पर डायबिटीज इंसिपिडस में क्या हो रहा है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या हो रहा है दोस्तों? कम हो रहा है। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन तो मतलब कि ये डायलिसिस को नहीं रोक पाएगा, और डायलिसिस को नहीं रोक पाएगा तो क्या होगा दोस्तों? जो यूरिन है वो बॉडी से बाहर होगा। तो एडीएस के अंदर क्या होगा? जो यूरिन है वो ज्यादा बनेगा और ज्यादा आउट होगा, तो यूरिन के अंदर क्या होगा? वाटर होगा, ठीक है। देखो दोबारा समझा देता हूं मैं, शायद मैं बोलने के अंदर में थोड़ा सा आपको, मैं नहीं चाहता कि किसी भी कारण से आप कंफ्यूज हो। दोबारा सुनो, बिल्कुल सिंपल है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, कोई भी चीज है ना रटने की जरूरत नहीं होती है, कुछ चीजें ही होती हैं जिनको रटना पड़ता है। में एंटी मतलब रोकने वाला, डायूरेटिक मतलब यूरिन फॉर्मेशन। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या करेंगे दोस्तों? यूरिन के फॉर्मेशन को क्या करते हैं? रोकते हैं। एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या करते हैं दोस्तों? यूरिन के फॉर्मेशन को क्या करते हैं? स्टॉप करते हैं। मैं इन सिंपल वर्ड में लिख देता हूं, स्टॉप करते हैं यूरिन के फॉर्मेशन को। अब सोचो कि यूरिन का फॉर्मेशन क्या हो गया? स्टॉप हो गया। अगर मान लो दोस्तों एंटी डायूरेटिक जो हार्मोन है वो क्या हो जाए? कम हो जाए। एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या हो जाए? कम हो जाए। अब अगर एंटी डायूरेटिक हार्मोन ही कम हो गया दोस्तों, तो जो यूरिन का फॉर्मेशन को स्टॉप कर रहा था, कम कर रहा था, वो क्या होगा? ज्यादा होगा। तो यूरिन का फॉर्मेशन क्या हो जाएगा दोस्तों? बढ़ जाएगा। यूरिन का फॉर्मेशन क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। और यूरिन का फॉर्मेशन इंक्रीज होगा तो मतलब यूरिन से क्या जाएगा? वाटर का लॉस होगा। तो जो वाटर है दोस्तों उसका लॉस होगा, और वाटर का लॉस होगा तो क्या होगा? फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट होगा, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट हो जाएगा। बस यही तो मैंने आपको समझा है, कोई नई चीज थोड़ी पढ़ाई है मैंने आपको। तो इस प्रकार से फ्लूइड वॉल्यूम क्या हो जाएगा दोस्तों? डेफिसिट हो जाएगा। तो डायबिटीज इंसिपिडस में। इसके अलावा डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज मेलाइटस में क्या होगा? ये तो शायद बताने की जरूरत नहीं है ना, पोलीयूरिया। भाई पोलीयूरिया होगा तो उससे भी होगा, ठीक है। तो डायबिटीज मेलाइटस से भी हो जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या होगा? डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के अंदर भी सेम वही पोलीयूरिया होगा और उसके कारण भी लॉस होता है, ठीक है। तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के कारण भी क्या होगा? लॉस होगा। अदर्स, ठीक है, अदर्स का मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट आपको फिर भी थोड़ा सा याद रख लेना, कई बार क्या पता एग्जाम में दे दे वो। जैसे माल न्यूट्रिशन, जब माल न्यूट्रिशन ही हो गया, पूरी बॉडी के अंदर हर चीज की कमी हो गई, तो उसमें वाटर का भी क्या हो जाएगी दोस्तों? कमी हो सकती है। तो माल न्यूट्रिशन। इसके अलावा दोस्तों बॉडी के अंदर कोई भी ओपनिंग हो, जैसे इलियोस्टोमी हो गया, ठीक है, या फिर कोलोस्टोमी हो गया। मैं दे रहा हूं कि ऑप्शन में मान लो आपको इलियोस्टोमी कोलोस्टोमी लिख दे रहा, आप समझ नहीं पाओ, तो ओपनिंग होगी दोस्तों, तो उस जगह से वाटर के लॉस होने के चांसेस भी क्या होंगे? ज्यादा होंगे, ठीक है। और एब्जॉर्प्शन के चांसेस भी क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो इसके कारण भी क्या होगा दोस्तों? वाटर का लॉस होगा। तो ये सारे कारण क्या करेंगे दोस्तों? वाटर को क्या करेंगे? लॉस करेंगे। तो इस कारण से क्या हो सकता है? पेशेंट को फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट हो सकता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं इसकी नेक्स्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के हम। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में वही सबसे पहले हम लेते हैं हार्ट।
चाहे फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट हो चाहे फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस हो, पल्स रेट को तो इंक्रीज होना ही है। इसमें भी पल्स रेट क्या हो जाएगी दोस्तों, इंक्रीज हो जाएगी। बीपी, भाई बीपी सिंपल सी बात है, जब फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट हुआ तो बीपी क्या होता है, ब्लड का प्रेशर। और ब्लड का प्रेशर कौन सा प्रेशर होता है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। जब ब्लड ही नहीं है, मतलब वाटर नहीं है तो ब्लड नहीं है, और वाटर ब्लड नहीं है तो उसका प्रेशर नहीं है, तो बीपी क्या हो जाएगा दोस्तों, फॉल होगा। तो पल्स रेट गिरेगी, बीपी क्या होगी, फॉल होगी। अब जो ब्लड जा रहा है वही वापस आ रहा है, किसके थ्रू, वेन के थ्रू। तो जो वेन है दोस्तों वो कैसी हो जाएंगी, फ्लैट हो जाएंगी। तो वेन जो होंगी दोस्तों वो कैसी दिखाई देंगी, फ्लैट वेन दिखाई देती है। ठीक है, वेन कैसी दिखाई देती है, फ्लैट वेन दिखाई देती है। कहीं की भी लिख दे वो तो थोड़ा सा देख लेना, नेक और हैंड वेन पे ज्यादा फर्क पड़ता है, नेक वेन और हैंड जो वेन होती है उन पे ज्यादा फर्क पड़ता है, तो वो क्या हो जाएंगी वो। इसके बाद पल्स, पल्स वहां पर ज्यादा था तो वो फुल वॉल्यूम हमें फील हो रही थी, जैसे हमने क्या नाम दिया था, बाउंडिंग पल्स दिया था। यहां पर क्या हो रहा है दोस्तों, कम हो रही है, तो कम होगी तो कैसी पल्स फील होगी आपको, 3D पल्स फील होगी। तो यहां पर जो पल्स फील होगी वो आपको कैसी पल्स फील होगी दोस्तों, 3D जो पल्स है वो क्या होती है, फील होती है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। हार्ट के बाद आ जाओ आप लंग्स पे। ठीक है, हार्ट के बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट लंग्स। लंग्स के अंदर वही, यहां भी जो रेस्पिरेटरी जो रेट है दोस्तों वो तो इंक्रीज होनी है दोनों ही कंडीशन में। तो इन चीजों को याद रख लिया करो ना कि भाई पल्स रेट यहाँ इंक्रीज होती है और रेस्पिरेटरी रेट है दोस्तों इसको इंक्रीज होना ही है। ठीक है, तो ये इंक्रीज होगी। इसके अलावा वहां पर जो रेस्पिरेशन जो था ना वो डेप्थ था, सॉरी सैलो था, लेकिन यहां पर जो रेस्पिरेशन जो होगा ना दोस्तों वो कैसा होता है, सैलो रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। तो रेस्पिरेशन जो यहां पर होगा वो कैसा होगा, सैलो रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन कैसा होगा दोस्तों, सैलो रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्या, जो न्यूरोमस्कुलर। न्यूरोमस्कुलर सिस्टम, बस वही भाई, वाटर ज्यादा होगा तो भी वीकनेस आएगी और कम होगा तो भी वीकनेस आएगी। तो स्केलेटल मसल्स की क्या देखने को मिलती है, वीकनेस देखने को मिलती है। स्केलेटल मसल, ये कंसेप्ट बना लिया करो दिमाग में, भाई ज्यादा होगा तो भी क्या होगा, कम होगा तो भी कम होगा तो भी क्या होगा। अब वाटर की कमी है तो पर्सन क्या हो सकता है दोस्तों, लिथार्जी। और अगर सीवियर डिहाइड्रेशन हो जाए तो पर्सन के अंदर कोमा में भी जा सकता है। लिथार्जी से वो किसके अंदर जा सकता है दोस्तों, कोमा के अंदर भी जा सकता है लिथार्जी से। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। तो स्केलेटल मसल वीकनेस, लिथार्जी और कोमा। इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट, स्किन। स्किन के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, अब आप बताओ स्किन पे क्या फर्क पड़ेगा। जब भाई स्किन के अंदर वाटर की क्या होगी, कमी होगी, तो स्किन की जो जो स्किन नॉर्मल है वो क्या वैसे रह पाएगी, नहीं। जिसको आप खींच कर देखते हो क्या वो उतने रह पाएगा, नहीं। तो ये क्या होगा दोस्तों, पुअर स्किन टर्गिटी होगी। स्किन की टर्गिटी क्या हो जाएगी दोस्तों, कम हो जाएगी। तो पुअर स्किन टर्गर, स्किन टर्गर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसके अलावा क्या होगा दोस्तों, जो स्किन वो वाटरी नहीं है तो उसमें वो क्या होगी, ड्राई होगी, तो ड्राई स्किन। और यहां तक कि आपका जो माउथ है दोस्तों उसमें भी पानी नहीं रहेगा ना, तो ड्राई माउथ। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, ड्राई माउथ हो जाएगा। नेक्स्ट आता है किडनी। नेक्स्ट किडनी पढ़ते हैं। भाई बॉडी कंपनसेट करेगी तो यूरिन आउटपुट बढ़ेगा या कम होगा, बॉडी ये थोड़ी चाहेगी कि भाई ज्यादा यूरिन आउटपुट हो, तो बॉडी कोशिश क्या करेगी दोस्तों, यूरिन आउटपुट को कम करने की। इस कारण से क्या होगा, यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा। तो यूरिन जो आउटपुट है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, डिक्रीज हो जाएगा। अगर मैं बात करूं यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी की, यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो दोस्तों बॉडी जो है ना वो क्या कोशिश करेगी, बॉडी ये कम कोशिश करेगी कि भाई कम से कम क्या जाए दोस्तों, वाटर जाए। कम से कम क्या जाए दोस्तों, वाटर जाए। वाटर का लॉस हो रहा है ना, अब वाटर कम से कम जाएगा तो वाटर कम रहेगा यूरिन के अंदर। यूरिन के अंदर वाटर क्या रहेगा दोस्तों, कम रहेगा। और जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो तो रहेंगे ना, वेस्ट प्रोडक्ट वो तो रहेंगे, मतलब जो आयंस है वो तो रहेंगे। जब आयंस रहेंगे और वाटर नहीं रहेगा, क्योंकि बॉडी चाहेगी कि वाटर नहीं जाए, तो दोस्तों स्पेसिफिक जो ग्रेविटी है वो क्या होगी, बढ़ेगी। स्पेसिफिक जो ग्रेविटी है दोस्तों वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। बॉडी की यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। सिंपल सी बात है भाई, यूरिन में पानी नहीं है, पानी नहीं है तो आयन है, आयन है तो उनमें वजन है, वेट है तो ग्रेविटी है। तो जिस चीज में वजन होगा वो ग्रेविटी ज्यादा रहेगी। पत्थर में ज्यादा ग्रेविटी होगी ना फूल की तुलना में, तो वजन ज्यादा है उसमें। अब आयन के अंदर वाटर की तुलना में वजन ज्यादा होता है, ठीक है, आयन ज्यादा है उसमें वाटर है नहीं, तो स्पेसिफिक जो ग्रेविटी है दोस्तों वो यूरिन की क्या हो जाएगी, आपकी इंक्रीज हो जाती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या हो जाती है दोस्तों, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, वहां पर एक ऑप्शन दे रखा था हीमेटोक्रिट, उसके बारे में बात कर लेते हैं। इससे पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर था हीमेटोक्रिट, हीमेटोक्रिट।
भाई सिंपल सी बात है, हीमेटोक्रिट क्या होता है, आरबीसी की परसेंटेज, 1 लीटर ब्लड के अंदर आरबीसी की जितना भी वॉल्यूम है, परसेंटेज है, उसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, हीमेटोक्रिट के नाम से जानते हैं। अब सोचो कि पहले की जो कंडीशन थी उसमें वाटर था, उसके अंदर क्या था, वाटर था। अब वाटर था और आरबीसी थी। अब यहां पर क्या होगा दोस्तों, मान लो कि जो आरबीसी है ना, पहले कितनी थी, मैंने अच्छे से आपको पिछले क्वेश्चन में समझा दिया, तो थोड़ा सा जल्दी समझाऊंगा, समझना। तो यहां पर वाटर था तो आरबीसी थी, तो आरबीसी मान लो कितनी परसेंट थी, 50% थी, एग्जाम्पल के लिए समझ लो। अब यहां पर वाटर नहीं है लेकिन आरबीसी तो उतनी है, लेकिन अगर हम कंसेंट्रेशन देखें तो अब क्या हो जाएगा दोस्तों, बढ़ जाएगा। क्यों, देखो दोबारा से समझ लो, जैसे मान लो कि 1 लीटर है, 1 लीटर के अंदर मान लो कि एग्जाम्पल के रूप में ये कितनी थी, 50 ग्राम थी। अब ये जो वाटर है वो 500 ml ही है, अब 500 ml के अंदर 50 ग्राम है, तो हम कहेंगे कि जो आरबीसी की जो कंसेंट्रेशन दोस्तों वो क्या हुई है, इंक्रीज हुई है ना। पहले तो 1 लीटर में थी, 500 ml के अंदर ही है, तो जो पैक्ड सेल वॉल्यूम है या हीमेटोक्रिट जो है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। कोई भी चीज रटो मत, मैं सच बता रहा हूं, रटोगे भूलोगे, कोई फायदा नहीं है। मुझे तुम अगर एकदम से पूछोगे ना कि भाई फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट में सर क्या होगा, मैं नहीं बता पाऊंगा। फिर मैं आऊंगा पूरे लॉजिक के साथ, भाई ऐसे होता है, फिर ऐसे होता है, फिर ऐसे होता है, फिर इस प्रकार से ये इंक्रीज और डिक्रीज होता है। तो इस प्रकार से तो मैं आपको समझा सकता हूं, और आपको भी बस इसी प्रकार से पढ़ना है, आपको भी सिर्फ इसी प्रकार से पढ़ना है। अगर आप दूसरे सिस्टम से आप सोचो कि मैं रट लूं भाई बढ़ेगा कम होगा, तो इतने सारे आएंगे आपके सामने डिजीजेस, हाइपो हाइपर हाइपरकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपरकैल्सीमिया, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोनेट्रीमिया, तो आप सब बस उसी के अंदर उलझ जाओगे और आपको कभी भी ये चीज क्या नहीं आएगी दोस्तों, समझ में नहीं आएगी। ठीक है, ये ध्यान रखना इस बात का। इसके बाद थोड़ा सा मैनेजमेंट की बात करेंगे हम, और आप लोगों को खुद को पता होना चाहिए कि भाई मैनेजमेंट के अंदर क्या होगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में आपको अकॉर्डिंग टू टाइप बता देता हूं, 3 टाइप पढ़े, हाइपरटोनिक, एक पढ़ा आइसोटोनिक, आइसोटोनिक, एक पढ़ा हमने हाइपोटोनिक, एक क्या पढ़े हमने, हाइपोटोनिक। भाई आइसोटोनिक में तो क्या है दोस्तों, भाई कैसा फ्लूइड दोगे आप आइसोटोनिक में, खुद सोचो। जब आयन और वाटर दोनों का लॉस हो रहा है तो आइसोटोनिक फ्लूइड देंगे ना। फ्लूइड कैसा देंगे दोस्तों, आइसोटोनिक ही देंगे। ये लो आइसोटोनिक फ्लूइड हमने दे दिया। हाइपर जो टोनिक है दोस्तों, सोचो कि उसके अंदर आयन ज्यादा है। हाइपरटोनिक के अंदर क्या है दोस्तों, आयन क्या है, ज्यादा है। बॉडी के अंदर आयन तो है, लॉस किसका हुआ था, वाटर का। तो हम ऐसा फ्लूइड देंगे जिसमें आयन तो क्या होंगे दोस्तों, आयन तो कम होंगे और वाटर क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि आयन तो पहले से ही है ना, तो आयन तो देने की जरूरत है ही नहीं। तो ऐसा फ्लूइड क्या कहलाता है, हाइपोटोनिक। तो इसके अंदर हम कैसा फ्लूइड देंगे, हाइपोटोनिक फ्लूइड देंगे, क्योंकि हमें आयन तो देने की जरूरत है ही नहीं ना, आयन का तो लॉस ही नहीं हुआ ना। मेन तो लॉस किसका हुआ है, वाटर का हुआ है, तो हाइपोटोनिक से वाटर मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है दोस्तों आपका हाइपोटोनिक। बस वही बात है भाई, हाइपोटोनिक है तो टोन कम है, मतलब आयन क्या है दोस्तों, आयंस कम है। अब हमें आयन ज्यादा देने की जरूरत है वाटर की तुलना में, तब जब आयन ज्यादा देंगे हम वाटर की तुलना में, तो कौन सा फ्लूइड देंगे हम, यहां पर हम जो फ्लूइड देंगे दोस्तों वो कौन सा होगा, हाइपरटोनिक हो जाएगा, हाइपरटोनिक। तो यहां पर हाइपरटोनिक फ्लूइड दे देंगे। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया दोस्तों, मैनेजमेंट हो गया। अब हम एक बार क्वेश्चन पे वापस आ जाते हैं, हमारे क्वेश्चन पे लौट के आ जाते हैं कि भाई क्या होता है। अब मुझे नहीं लगता कि अब आपको कोई ऐसी चीज है दोस्तों समझ में नहीं आएगी, अब तो ये बिल्कुल आपके लिए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या है, ए नर्स इज केयरिंग फॉर क्लाइंट विद डायरिया, इन विच क्लिनिकल इंडिकेटर डज द नर्स एंटिसिपेट ए डिक्रीज। भाई डायरिया हो रहा है मतलब फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट मान लो। ठीक है, कौन सा टाइप है वो कुछ नहीं दे रखा, सिर्फ आप डायरिया समझो और उसमें क्या चीज डिक्रीज होगी। सबसे पहली चीज दे रखा है दोस्तों इसमें पल्स रेट। मैंने आपको सिंपल बताया था, ध्यान रखना, फिर से याद रख लो, बार बार याद रख लो। पल्स रेट क्या होगी दोस्तों, इंक्रीज होगी। बीपी क्या होगा दोस्तों, डिक्रीज होगा। पल्स कैसी फील होगी दोस्तों, 3D फील होगी। वेन कैसी फील होगी दोस्तों, फ्लैट फील होगी। वेन कैसी फील होगी, फ्लैट। बस यही तो याद करनी है। तो पल्स रेट तो यहां पर क्या हो रही है, पल्स रेट तो यहां पर इंक्रीज हो रही है, जबकि यहां पर ये पूछ क्या रहा है, डिक्रीज के लिए पूछ रहा है, तो इसका आंसर ये होगा। सेकंड क्या दे रखा है दोस्तों, टिश्यू टर्गिटी। हाँ, टिश्यू टर्गिटी डिक्रीज होगी। भाई वाटर ही नहीं है टिश्यूज के अंदर, स्किन के अंदर, तो जो टर्गिटी है दोस्तों वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, तो टिश्यू टर्गिटी होगी। नेक्स्ट क्या दे रखा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो जो स्पेसिफिक जो ग्रेविटी है ना दोस्तों वो क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगी दोस्तों, इंक्रीज होगी। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। नेक्स्ट दे रखा है दोस्तों बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर, भाई वाटर जो है ना वो बॉडी टेम्परेचर को कम करने में क्या करता है, हेल्प करता है। अब बॉडी से वाटर का लॉस हो गया तो बॉडी टेम्परेचर क्या होगा दोस्तों, बढ़ेगा। बॉडी टेम्परेचर क्या होगा, क्योंकि वाटर
बैलेंस करने के लिए टेम्परेचर के लिए जरूरी होता है। अगर वाटर की कमी हो गई तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और अगर वाटर ज्यादा है तो भी तो कूल और कामी स्किन पाई जाती है ना। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा दोस्तों, जो बॉडी का जो टेम्परेचर वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट जो आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, टिश्यू टर्गिटी, टिश्यू टर्गिटी। तो लिख लो इसको। लिखो फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट, दूसरे पेन से लिखा देता हूं, ये थोड़ा सा कम दिखता है। फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट, आगे डायरिया लिख लेना ताकि इस क्वेश्चन का भी पता रहे। में स्किन टर्गर डिक्रीज हो जाती है, स्किन टर्गर डिक्रीज हो जाती है, डिक्रीज हो जाती, स्किन जो टर्गर है दोस्तों क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। बस चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि ए क्लाइंट रिपोर्ट्स वॉमिटिंग एंड डायरिया। देखो दो चीजें हो रही हैं, वॉमिटिंग और डायरिया हो रही है, मतलब कि फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट कंडीशन होगी दोनों के अंदर। कितने दिन से, 3 दिन से। वॉट क्लिनिकल फाइंडिंग विल मोस्ट एक्यूरेटली इंडिकेट, देखो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट एक्यूरेटली इंडिकेट द क्लाइंट दैट हैज ए फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट। अब आपको कई चीजें ऐसी मिल सकती है जो सही हो, लेकिन क्वेश्चन में ये पूछा कि भाई मोस्ट एक्यूरेट क्या चीज बताएगा। तो पहले दे रखा है भाई प्रेजेंस ऑफ ड्राई स्किन, हाँ भाई सही है, आपको लो फंस गए यहां तो। दूसरा देखा लॉस ऑफ बॉडी वेट, हाँ बॉडी वेट भी फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट होगा, वहां पर लिखा है नहीं, लेकिन बॉडी वेट लॉस होगा, कुछ चीजें जरूरी नहीं होती लिखाने की, पता है आपको। ठीक है, डिक्रीज इन बीपी, हाँ भाई होगा, डिक्रीज इन बीपी भी होगा। इसके बाद दोस्तों अल्टर्ड जनरल अपीयरेंस, अल्टर्ड जनरल अपीयरेंस भी हो सकता है। ठीक है, अल्टर्ड जनरल अपीयरेंस। अब देखो इसका जो कंसेप्ट है ना वो क्या है, क्या बताता है, वो ये कह रहा है कि कोई भी पर्सन है ना उसके अंदर प्रेजेंस ऑफ ड्राई स्किन, डिक्रीज इन बीपी और अल्टर्ड जनरल अपीयरेंस, इन तीनों से देखकर आप ये नहीं बता सकते कि सिंपल सिंपल भाई उस व्यक्ति को जरूरी है ही कि फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट होगा। हो सकता है कि और कोई कंडीशन के कारण भी क्या हो सकती है, स्किन ड्राई हो सकती है, बीपी कम हो सकता है। ठीक है, बीपी कम हो सकता है और किसी कंडीशन के कारण भी, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट होने के अलावा भी जो बीपी है ना दोस्तों कई कंडीशन में क्या हो सकता है, पेशेंट का कम हो सकता है। और अल्टर्ड जनरल अपीयरेंस तो किसी का भी हो सकता है, बिना नहाए हुए है उसका भी ऐसा ही लगेगा भाई अल्टर्ड जनरल अपीयरेंस है। ठीक है, और किसी भी कंडीशन के अंदर हो सकता है उसको। लेकिन वो कह रहा है कि भाई लॉस ऑफ जो बॉडी वेट है ना, अगर किसी पर्सन के अंदर बॉडी वेट का लॉस हो रहा है ना तो वो इस चीज को साबित करता है कि भाई उस पर्सन के अंदर फ्लूइड वॉल्यूम लॉस होगा, कोई डिजीज के कारण भी हो रहा हो, किसी भी डिजीज के कारण भी अगर बॉडी का वेट लॉस हो रहा है तो साथ में कभी वेट लॉस होगा। तो ऐसे तो है नहीं दोस्तों कि सिर्फ मसल्स लॉस होंगी, मसल्स भी लॉस होंगी तो उनमें भी वाटर है, अगर मसल्स भी लॉस हो रही तो उनमें भी वाटर है। तो वो ये कह रहा है कि भाई ड्राई स्किन और किसी कंडीशन के कारण भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट हो। हाइपोथायरॉयडिज्म में भी देखने को मिल सकती है, और भी किसी कंडीशन में देखने को मिल सकती है, मान लो ब्लड प्रेशर जो है वो भी कई कंडीशन में डिक्रीज देखने को मिल सकता है, और अल्टर्ड जो जनरल अपीयरेंस है वो भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, लेकिन जो लॉस हाइपोथायरॉयडिज्म में ड्राई स्किन होता है या साइन स्किन होती है, बताना मुझे ना, मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन हूं इसमें, मुझे बताना आप लोग कि हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है, ये बात देखना इसको ना। लेकिन मानो कि भाई ड्राई स्किन है, ठीक है, लेकिन बॉडी वेट का लॉस हो रहा है ना, तो पक्का है कि उसके साथ में उसका फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट भी होगा। तो ये जो है ना दोस्तों मोस्ट एक्यूरेटली इंडिकेट करता है फ्लूइड डेफिसिट को। ठीक है, तो लॉस ऑफ बॉडी वेट इसका क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, लॉस ऑफ बॉडी वेट। तो लॉस ऑफ बॉडी वेट मोस्ट एक्यूरेटली फ्लूइड डेफिसिट को क्या करता है दोस्तों, इंडिकेट करता है। तो लिख लो, लिखो लॉस ऑफ बॉडी वेट, लॉस ऑफ बॉडी वेट, लॉस ऑफ बॉडी वेट मोस्ट एक्यूरेटली, मोस्ट एक्यूरेटली फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट को, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट को इंडिकेट करता है, डेफिसिट को इंडिकेट
करता, ठीक है। मोस्ट एक्यूरेटली फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट को क्या करेगा दोस्तों, ये इंडिकेट करेगा। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये, ठीक है। एसिड बेस बैलेंस के बारे में क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, एक क्लाइंट इज एडमिटेड विद मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है। आगे मैं आपको अच्छे से जो सारे जो टाइप है ना वो मैं पढ़ा दूंगा आपको, और एक जो एसिड बेस इम्बैलेंस की एक वीडियो भी है 100 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक में, मेरी रिक्वेस्ट है एक बार आप जाकर उस वीडियो को जरूर देखना। आप कोई भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो दोस्तों, ठीक है, किस चीज से रिलेटेड, जिसमें आपको भाई वो पूछ रहा हो भाई क्या हो रहा है इसमें, सिंपल दे रखा हो, भाई रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है, आंसर मिल जाएगा। कंपनसेटेड पूछे वो भी मिल जाएगा, और अनकंपनसेटेड भी। वो बहुत ही सिंपल ट्रिक से मैंने आप लोगों को बता रखा है। इसके कोजेज जो है उनको याद करना सबसे टफ होता है, उसकी भी जो ट्रिक है दोस्तों वो मैंने आपको वहां पे पढ़ा रखी है, ठीक है। तो हम टाइम वेस्ट क्यों करें, जब भी हमारे एग्जाम को टाइम हमारे पास है और वीडियो भी अवेलेबल है फ्री में। मैं कोई भी ऐसी चीज नहीं बताऊंगा जो पैसे में अवेलेबल होगी, पैसे में जहां भी मैंने पढ़ा रखा है वो मैं आपको यहाँ पढ़ाऊंगा, ठीक है, वो चीज मैं आपको पढ़ा दूंगा। लेकिन फ्री में तो आप वहां पर एसिड बेस इंबैलेंस टीएनसी नर्सिंग क्लासेस जाके यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, या फिर प्ले लिस्ट में जाके 100 मोस्ट इंपोर्टेंट जो टॉपिक है वहां पर जाकर आप उस वीडियो को ढूंढना, एक बार जरूर देखना। मैंने पूरे ट्रिक के साथ पूरे मन से आपको मैंने समझा रखा है और आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर क्लाइंट दोस्तों एडमिटेड हो रहा है मेटाबॉलिक एसिडोसिस के साथ, लेकिन इस क्वेश्चन का एसिडोसिस से कोई लेना देना नहीं है। देखो कैसे, द नर्स कंसिडर दैट द टू बॉडी सिस्टम्स, सॉरी, द नर्स कंसिडर दैट टू बॉडी सिस्टम इंटरेक्ट विद बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम, ठीक है। वो क्या करते हैं दोस्तों, इंटरेक्ट करते हैं बाइकार्बोनेट सिस्टम के द्वारा, समझाऊंगा। टू प्रिजर्व हेल्थी बॉडी फ्लूइड पीएच, भाई हमारे जो बॉडी की जो फ्लूइड है ना, बॉडी जो फ्लूइड उसकी जो पीएच है मतलब मेन, उसको बैलेंस करने के लिए ना दो सिस्टम क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ काम करते हैं, किसके साथ मिलके, बाइकार्बोनेट के साथ। कुल सिस्टम कितने हो गए, तीन हो गए, तीन बफर सिस्टम हो गए। एक तो बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम हो गया, और ये दो और पूछ रहा है कि दो कौन कौन से जो बफर सिस्टम, बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम के अलावा कौन कौन से दो सिस्टम इसमें क्या करते हैं दोस्तों, काम करते हैं। What two body systems should the nurse assess for compensatory changes? Compensatory changes मतलब हमारी बॉडी किसी भी कारण से अगर मान लो पीएच को क्या करना चाह रही है, चेंज करना चाह रही है, और मतलब हमारी बॉडी के अंदर पीएच चेंज हो रही है, तो हमारी बॉडी उसको क्या करेगी, नॉर्मल करने की कोशिश करेगी, तो वो क्या करेगा, कंपनसेटर कहलाएगा, ठीक है। किसी भी कारण से मान लो हमारी बॉडी की जो पीएच दोस्तों वो चेंज हो रही है, तो हमारी बॉडी उसको नॉर्मल लाने की क्या करती है, कोशिश करती है। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, कंपनसेटरी चेंजेस के नाम से जानते हैं। इसे हम किस नाम जानते हैं, कंपनसेटरी चेंजेस के नाम से जानते हैं। अब ये पूछ रहे हैं कि भाई एक सिस्टम तो तुम्हें मैं बता देता हूं, एक जो सिस्टम है वो मैं बता रहा हूं वो कौन सा, बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम है, और बाकी के दो सिस्टम जो है ना वो मुझे तुम बताओ, बाकी के जो दो सिस्टम है वो मुझे तुम बताओ। तो देखो बहुत सिंपल है ये, शायद आप लोगों ने सबने पढ़ा हुआ भी होगा इसके बारे में, तो इसके बारे में बात करते हैं एक बार। पीएच जो होती है नॉर्मल 7.35 टू 7.45 होगी, नॉर्मल जो पीएच होगी तो 7.35 टू क्या होगी दोस्तों, 7.45 होगी। इससे अगर कम होती है तो एसिडोसिस होगा, 7.35 से अगर पीएच कम होती है दोस्तों तो क्या होगा, एसिडोसिस होगा। और अगर दोस्तों पीएच जो है वो 7.45 से ज्यादा होगी तो क्या होगा, एल्कलोसिस होगा, एल्कलोसिस, ठीक है। बॉडी की पीएच ऐसे ही काम करती है, लेकिन वैसे पीएच स्केल पढ़ते हैं ना दोस्तों, पीएच स्केल में तो 7 से कम ही हो जाता है ना, 7 से कम ही क्या हो जाती है दोस्तों, एसिडोसिस हो जाता है। लेकिन हमारी जो पीएच है वो स्लाइटली अल्कलाइन होती है, आप देख सकते हो, देखो 7.35 है, तो 7 से क्या होगी, ज्यादा होगी। जो स्केल पढ़ते हो आप उसमें, उस स्केल में आप यही तो पढ़ते हो स्केल के अंदर कि भाई 7 है न्यूट्रल, 7 से अगर कम है तो एसिडिक, और 7 से अगर ज्यादा है दोस्तों, 7 से अगर ज्यादा है तो क्या होगी, एल्कलाइन, एल्कलाइन। ये तो पीएच स्केल पे काम करता है ये। अगर हम देखें तो हमारी पीएच 7.35 टू 7.45 है, तो स्लाइटली क्या होती है दोस्तों, एल्कलाइन होती है। लेकिन याद ये नहीं करना कि 7 से कम है, ब्लड के अंदर जो एसिडोसिस एल्कलोसिस है वो इस कंसेप्ट के ऊपर काम करते हैं। अगर 7.35 से कम है तो एसिडोसिस होगी, और अगर 7.45 से ज्यादा है दोस्तों तो क्या होगा, आपका एल्कलोसिस होगा। अब इसको बैलेंस करने के लिए, ठीक है, एक सबसे पहले क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। उस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया दोस्तों, कि एक फ्लूइड ले लिया गया, जैसे कि वाटर ले लिया गया, और एक ले लिया गया दोस्तों डॉग, ठीक है। एक क्या ले लिया गया, डॉग ले लिया गया, मुझे पता है डॉग नहीं दिख रहा लेकिन इसको डॉग मानना आप, ये क्या ले लिया गया, डॉग ले लिया गया। उन्होंने क्या किया दोस्तों कि भाई इस वाटर के अंदर भी HCl इंजेक्ट किया सेम अमाउंट में, जैसे एग्जांपल के रूप में मान लो 1 ml, और इस डॉग के अंदर भी HCl इंजेक्ट किया उन्होंने 1 ml।
उन्होंने देखा कि इसके बाद में जो इसकी जो पीएच है, जो वाटर की जो पीएच है दोस्तों, वो कितनी हो गई। एग्जांपल के रूप में मान लो कि जो इसकी पीएच है दोस्तों, शुरू में पीएच दोनों की चेक कर ली गई और बराबर पीएच लगभग रख ली गई मान लो। तो इसकी जो पीएच है वो भी मान लो कि शुरू में 7 थी और इसकी पीएच भी शुरू में मान लो कितनी थी, 7 थी। उन्होंने चेक किया तो इसकी जो पीएच है ना दोस्तों, वो 7 से कितनी आ गई, 5 आ गई। एग्जाम्पल के रूप में कितनी आ गई, 5। मैं सिर्फ एग्जाम्पल समझा रहा हूँ आपको ना, आप इसमें रीजन मत ढूंढना, सिर्फ 5 आ गई। इधर तो डॉग में तो 5 आते डेथ हो जाएगी, तो वो मत समझना। अब रूल तो ये है ना भाई, अगर मान लो बॉडी में कोई सिस्टम काम नहीं करता तो यहां पे भी सेम HCl हमने डाला है, मान लो 1 ml डाला है, इधर भी 1 ml डाला है, तो यहां भी पीएच 7 से कितनी आनी चाहिए थी, 5 आनी चाहिए थी। लेकिन उन्होंने क्या देखा भाई, 5 नहीं आ रही, उसकी जो पीएच है ना वो 7 से 6.5 ही आ पाई। तो उन्होंने कहा भाई सेम हमने HCl डाला, सेम पहले की पीएच देखी हमने, बराबर पीएच कर ली हमने, और फिर उसके बाद में भी ये क्या हो रहा है। तो इसका मतलब बॉडी है ना, बॉडी पीएच को चेंज होने नहीं देती है, कुछ ना कुछ बॉडी क्या करती है दोस्तों, कंपनसेट करती है। बॉडी क्या करती है दोस्तों, कंपनसेट करती है। और बॉडी एसिड बेस का क्या बनाती है दोस्तों, बैलेंस बनाती है। बॉडी क्या करती है, एसिड बेस का बैलेंस बनाती है। बॉडी एसिड बेस का क्या बनाती है दोस्तों, बैलेंस बनाती है। वो जो बैलेंस है ना, वो 3 मैकेनिज्म से बनाया जाता है। प्राइमरी मैकेनिज्म से, ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, ठीक है। 3 मैकेनिज्म हो गई, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। इन तीनों मैकेनिज्म के द्वारा बॉडी क्या करती है दोस्तों, एसिड बेस बैलेंस बनाती है। प्राइमरी जो मैकेनिज्म है सबसे पहले काम करेगी, इसके बाद में सेकेंडरी काम करेगी और सबसे लास्ट में टर्सरी। प्राइमरी और सेकेंडरी काम तो करती हैं बट दोस्तों ज्यादा देर तक नहीं कर सकती। तो मतलब कि प्राइमरी और सेकेंडरी जो एसिड बेस बैलेंस है ना, थोड़ी देर के लिए बना देंगे लेकिन वापस से नॉर्मल नहीं ला पाएंगी। तो नॉर्मल लाने का मेन जो काम करेगा, परमानेंट सॉल्यूशन का जो काम करते हैं ना दोस्तों, वो कौन करता है, टर्सरी करता है। परमानेंट सॉल्यूशन जो देता है ना, वो कौन सा करता है, टर्सरी करता है। प्राइमरी और सेकेंडरी एसिड बेस बैलेंस बनाती हैं लेकिन सिर्फ परमानेंट नहीं, सिर्फ टेम्पररी बनाती हैं, कुछ समय के लिए बनाती हैं। पहली बात, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। प्राइमरी प्राइमरी जो सिस्टम बनाया जाता है ना दोस्तों, वो किसके द्वारा बनाया जाता है, वो बनाया जाता है बफर सिस्टम के द्वारा। इसे किसके द्वारा बनाया जाता है दोस्तों, बफर सिस्टम या ब्लड बफर सिस्टम भी बोल देते हैं इसको, बफर सिस्टम या ब्लड बफर सिस्टम के द्वारा बनाया जाता है। सेकेंडरी जो मैकेनिज्म है दोस्तों, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाता है। कौन बनाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाता है। और टर्सरी जो मैकेनिज्म है दोस्तों, वो रीनल सिस्टम बनाता है। कौन बनाता है, रीनल। तो 3 सिस्टम काम कर रहे हैं। एक काम कर रहा है दोस्तों बफर सिस्टम, एक रेस्पिरेटरी सिस्टम और एक कौन काम कर रहा है दोस्तों, आपका रीनल सिस्टम। ये तीनों सिस्टम मिलकर हमारी बॉडी के अंदर एसिड बेस का क्या बनाते हैं, बैलेंस बनाते हैं। बफर भी 3 प्रकार के होते हैं। बफर सिस्टम जो होते हैं दोस्तों, वो भी कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है दोस्तों, वो बाइकार्बोनेट बफर, जो कि इस क्वेश्चन में दे रखा था, बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम, बाइकार्बोनेट कोशिश करता है। दूसरा जो बफर होता है दोस्तों, वो होता है फॉस्फेट बफर, फॉस्फेट बफर सिस्टम होता है। और तीसरा जो बफर सिस्टम होता है दोस्तों, वो आपका होता है प्रोटीन एंड हीमोग्लोबिन बफर सिस्टम, प्रोटीन एंड हीमोग्लोबिन बफर सिस्टम। तो प्राइमरी बफर सिस्टम भी 3 प्रकार का होता है, बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम, फॉस्फेट बफर सिस्टम और प्रोटीन एंड हीमोग्लोबिन बफर सिस्टम। सेकेंडरी जो होता है वो रेस्पिरेटरी और टर्सरी होता है रीनल। इसको और आगे मैं पढ़ाऊंगा अगले क्वेश्चन के अंदर। एक बार मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या पूछा था, इस क्वेश्चन में ये पूछा था कि भाई एक तो बफर सिस्टम हो गया हमारे पास, ये नहीं है, ये है। एक तो सिस्टम इसने बता दिया भाई बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम हो गया, बॉडी के सिस्टम बता रहा है ये, ठीक है। तीनों सिस्टम बॉडी के अलग अलग हैं, एक बफर सिस्टम, एक रेस्पिरेटरी सिस्टम। आप ये मत कह देना कि सर बफर के अंदर 3 है तो बाकी के 2 पूछ रहा है, बफर लिखता हुआ वहां पे, लेकिन यहाँ पर बॉडी के सिस्टम पूछ रहा है ये। तो एक तो बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम, एक रेस्पिरेटरी सिस्टम और एक रीनल सिस्टम। तो बफर सिस्टम तो हमारे सामने आ ही गया, उसमें एग्जांपल में दे दिया उन्होंने बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम। अब बाकी के कितने बच गए दोस्तों, 2 बच गए। तो 2 कौन कौन से बच गए वो ढूंढने हैं हमें, एक ढूंढना है हमें रेस्पिरेटरी और एक हमें ढूंढना है रीनल। पहले में दे रखा है स्केलेटल और नर्वस, कोई लेना देना नहीं है, खत्म। दूसरे में दे रखा सर्कुलेटरी, गलत है। यूरिनरी ठीक है, यूरिनरी और रीनल एक ही बात है ना, ठीक है, लेकिन आंसर नहीं आएगा क्योंकि दोनों होने चाहिए। फोर्थ के अंदर दे रखा है मस्कुलर, है ही नहीं, एंडोक्राइन है ही नहीं। तो कौन बच गया दोस्तों, रेस्पिरेटरी एंड यूरिनरी। ये 2 ऐसे सिस्टम है दोस्तों जो कि ब्लड बफर सिस्टम के साथ मिलकर, इसमें तो एग्जांपल लिख दिया बाइकार्बोनेट, लेकिन हमें क्या याद रखना है कि ब्लड बफर सिस्टम के साथ मिलकर
क्या करते हैं, बॉडी की पीएच को हेल्दी रखने का प्रयास करते हैं, बैलेंस रखने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। बस लिख लो इसको एक बार, लिखो लिखो, ब्लड बफर सिस्टम, ब्लड बफर सिस्टम, ब्लड बफर सिस्टम, ब्लड बफर सिस्टम, रेस्पिरेटरी एंड यूरिनरी, ज्यादातर यूरिनरी वर्ड मिलता नहीं है, ठीक है, मोस्टली में दे रखा है, कोई होगा उनकी दुश्मनी किसी से, रीनल ही लिखते हैं ज्यादातर, है ना। ब्लड बफर सिस्टम, रेस्पिरेटरी एंड यूरिनरी सिस्टम के साथ मिलकर बॉडी की पीएच को बॉडी फ्लूइड भी लिखा हो सकता है, पीएच को नॉर्मल रखने का प्रयास करते हैं, नॉर्मल रखने का प्रयास करते, ठीक है, नॉर्मल रखने का क्या रखते हैं, प्रयास करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा मेरे को स्लाइड चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर हमने 10-10 क्वेश्चनों की स्लाइड बना रखी है ना, उसके कारण हमें जो स्लाइड है ना दोस्तों वो क्या करनी पड़ती है, चेंज करनी पड़ती है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने वो क्या है, वो तो बहुत सिंपल है, मैंने पिछली क्लास में आपको लगभग पढ़ा दी है सारी चीजें। ए नर्स इज रिव्यूइंग, एक नर्स है वो रिव्यू कर रही है किसको, एक पेशेंट को, पेशेंट के किस चीज को, सीरम इलेक्ट्रोलाइट की लेबोरेटरी रिपोर्ट को। भाई सीरम इलेक्ट्रोलाइट होगा तो उसमें जैसे सोडियम का लेवल दे रखा होगा, पोटेशियम का लेवल दे रखा होगा, ठीक है, ये सब चीजें उसमें दे रखी होगी। व्हाट इज ए कंपैरिजन बिटवीन ब्लड प्लाज्मा एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड, वो कह रहे हैं ब्लड प्लाज्मा में और इंटरस्टिशियल जो फ्लूइड है ना, इसके अंदर क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, आपको ये बताना है। ब्लड प्लाज्मा और इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर क्या 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 होते हैं दोस्तों, डिफरेंसेस होते हैं। अब ब्लड प्लाज्मा और इंटरस्टिशियल स्पेस में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस तो देखो होते हैं नहीं, कि भाई बहुत ज्यादा डिफरेंसेस होते हैं। क्यों नहीं होते, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है दोस्तों, एक्स्ट्रा सेलुलर है। यही तो मैंने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था मैंने आपको, देखो आपको मैं पढ़ाता हूं, एक मिनट सुनो, पिछली क्लास तो ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, मैं दोबारा से लिख देता हूं, वो तो पीछे जाना पड़ेगा, फिर वो सब हमने पढ़ा था कि बॉडी है, जल्दी जल्दी बता देता हूं ना, टाइम वेस्ट ना हो। बॉडी में वाटर है और सॉलिड है, लीन बॉडी वेट बोलते हैं जिसको। सॉलिड जो वाटर जो होता है उसको भी हमने दो भागों में बांटा, एक एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और एक इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड है दोस्तों उसको भी हमने 3 भागों में बांटा। एक हमने क्या बांटा, इंट्रा वेस्कुलर फ्लूइड जो वेसल्स के अंदर पाया जाता है। दूसरा हमने क्या बांटा, इंटर स्टीशियल फ्लूइड। और तीसरा हमने क्या देखा, ट्रांस सेलुलर फ्लूइड। तो इंट्रावेस्कुलर मतलब वेसल्स के अंदर पाया जाने वाला, ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है। तो और दूसरा पूछा इसने क्या, इंटरस्टिशियल। तो दोनों के दोनों किसके कंपोनेंट है दोस्तों, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के ही कंपोनेंट है। दोनों ही दोनों किस चीज के कंपोनेंट है दोस्तों, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के कंपोनेंट है। इसलिए इनके अंदर ज्यादा डिफरेंसेस तो नहीं होते, लेकिन फिर भी कुछ थोड़े छोटे मोटे डिफरेंसेस होते हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। देखो ये इधर लिख लो प्लाज्मा और इधर लिख लो इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इंटरस्टिशियल। दोनों के अंदर आयंस जो रहेंगे वो लगभग क्या रहेंगे दोस्तों, सेम रहते हैं, ठीक है, आयन लगभग क्या होते हैं, सेम रहते हैं। एक तो दोस्तों प्लाज्मा जो होता है ना, इसके अंदर प्रोटीन जो होती है ना वो ज्यादा होती है। प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन क्या होती है, ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इंटरस्टिशियल। यहां पर जो प्रोटीन होती है वो थोड़ी क्या होती है, कम होती है। देखो यहाँ पर एक एरो लगा है, मतलब होती तो है बट कम है, और यहां पर क्या होती है दोस्तों, ज्यादा होती है। इसके अलावा प्लाज्मा के अंदर ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन भी इंटरस्टिशियल फ्लूइड की तुलना में क्या होती है दोस्तों, ज्यादा होती है, ठीक है। और CO2 की जो कंसेंट्रेशन है दोस्तों वो यहां पर इसकी तुलना में क्या होती है, कम होती है। यहां पर CO2 क्या होती है दोस्तों, ज्यादा। बस इतना पढ़ लो, कोई इतना है नहीं, कोई टफ है कि ऐसे क्वेश्चन मतलब इनके डिफरेंसेस से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो तो ज्यादातर पूछा भी नहीं जाता है। आ जाओ,
पहला क्वेश्चन, पहला जो ऑप्शन है वो हमें क्या बता रहा है कि दे बोथ कंटेन द सेम काइंड्स ऑफ आयन। बिल्कुल सही बात है, लगभग सेम जैसे ही दोनों के अंदर क्या पाए जाते हैं, लगभग दोस्तों दोनों के अंदर सेम जैसे ही क्या पाए जाते हैं, आयन पाए जाते हैं। ठीक है, वही हमने बात की, सेम आयन पाए जाते हैं, इधर भी आयन इधर भी आयन, इक्वल टू आयन लगभग सेम ही होते हैं। ठीक है, क्यों हमने पढ़ते हैं भाई, जैसे सोडियम पढ़ते हैं हम भाई, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का मेन आयन सोडियम होता है, इंट्रासेलुलर का पोटेशियम, लेकिन हमने डिफरेंस करके तो नहीं पढ़ा ना, तो इसलिए दोनों के अंदर सेम होते हैं, पहला। सेकंड, प्लाज्मा एक्सर्ट्स लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर देन डज इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ये कह रहा है कि जो प्लाज्मा है ना, उसका जो ऑस्मोटिक जो प्रेशर होता है ना, वो क्या होता है दोस्तों, कम होता है एज कंपेयर टू इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ज्यादा जो ऑस्मोटिक जो प्रेशर है दोस्तों, वो भी किसके द्वारा बनाया जाता है, आयन के द्वारा ही बनाया जाता है। आगे हम बात करेंगे तीनों प्रेशर की, आगे क्वेश्चन आएगा एक, तो वहां पर मैं आपको समझाऊंगा, आयन के द्वारा ही बनाया जाता है। बात ये हो गई भाई दोनों के अंदर आयन सेम है, तो ऑस्मोटिक जो प्रेशर है दोस्तों वो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, प्रोटीन वाला नहीं है, प्रोटीन वाला ऑनकोटिक प्रेशर है और फ्लूइड वाला हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है। कोई बच्चा दिमाग में सोच रहा है सर प्रोटीन का होता है ना ये, तो वो जो प्रोटीन वाला होता है उसको बोलते हैं कोलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर। उसको किस नाम जानते हैं, क्या तो ऑनकोटिक प्रेशर बोलते हैं या फिर बोलते हैं कोलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर। यहाँ पर सिर्फ ऑस्मोटिक प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर आयन बनाते हैं। अब दोनों के अंदर आयन मैंने सेम बता दिए, तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। थर्ड जो ऑप्शन वो क्या कह रहा है कि प्लाज्मा कंटेन मोर ऑफ इच काइंड ऑफ आयन देन इंटरेस्टिंग। तो मैंने आपको बताया सेम होते हैं, बार बार बात करने की जरूरत इसमें है ही नहीं। नेक्स्ट क्या दे रखा है दोस्तों, नेक्स्ट भी वही बात लिख रहा है, बस इसमें एग्जांपल दे दिया, सोडियम इज हायर इन प्लाज्मा वेयर एज पोटेशियम इज हायर इन इंटरस्टिशियल फ्लूइड। गलत है भाई, पोटेशियम किस में ज्यादा बताया हमने, सेल के अंदर ज्यादा बताया। पोटेशियम किस में ज्यादा बताया दोस्तों, सेल्स के अंदर जो पोटेशियम होती है ना दोस्तों, वो ज्यादा होती है, न कि यहाँ पर। सेल के अंदर अगर होता तो चलो हम मान लेते कि ठीक है, लेकिन यहाँ पर सेल नहीं दे रखा। ठीक है, यहाँ पर क्या दे रखा, सेल नहीं दे रखा, तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। तो लिख लो, इसमें लिखो दोनों प्लाज्मा एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड में सेम काइंड के आयंस पाए जाते हैं, सेम काइंड के आयंस पाए जाते हैं। दोनों के अंदर लगभग सेम काइंड के क्या पाए जाते हैं, आयन पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखो, ए नर्स एक्सप्लेन टू एन ओबेज क्लाइंट। ठीक है, एक क्लाइंट दोस्तों क्या है, ओबेज है, दैट द रैपिड वेट लॉस ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक आफ्टर इनिशिएटिंग ए डाइट इज बिकॉज ऑफ फ्लूइड लॉस। उसने डाइट में चेंज की, तो उसका वेट का क्या होने लग गया दोस्तों, लॉस होने लग गया। कारण क्या था, क्योंकि बॉडी के अंदर फ्लूइड का लॉस हुआ। मैंने आपको बताया बॉडी वेट सबसे अच्छा मोस्ट एक्यूरेट डिफाइन करता है, तो हो गया। फ्लूइड की कमी हुई होगी डाइट में चेंज के कारण, तो वाटर का भी क्या हुआ दोस्तों, फ्लूइड का लॉस करने, वेट का भी लॉस हो गया। द वेट ऑफ द एक्स्ट्रा सेल्यूलर बॉडी फ्लूइड इज अप्रोक्सीमेटली 20% ऑफ द टोटल बॉडी वेट। ये कह रहा है कि भाई एक्स्ट्रा सेल्यूलर जो फ्लूइड है ना, उसका जो वेट होता है ना, वो कितना होता है, 20% ऑफ बॉडी, जो बॉडी का जो वेट होता है टोटल उसका होता है। मैंने आपको समझा दिया, मेरे को लगता नहीं कि इसको और ज्यादा डिटेल में समझाने की जरूरत है, अच्छे से मैंने आपको कल की क्लास में समझाया था। Which component of the extracellular fluid contributes to the greatest proportion to this amount? अब इसके अंदर भी एक्स्ट्रा सेल्यूलर में भी सबसे ज्यादा किसका होता है, ये इसमें क्या कर रहा है दोस्तों, ये पूछ रहा है। देखो मैंने आपको है ना याद करवाने के लिए वो ट्रिक बताई थी, उस ट्रिक को भाई अच्छे से याद रखो। 3 डब्बे बनाने हैं, सबसे पहले तो 1, 2 और 3। बाहर वाला जो डब्बा है उसमें लिखना है ECF, अंदर वाले दोनों डब्बों के अंदर क्या लिखना है दोस्तों, आपको ICF लिखना है। अंदर वाले दोनों डब्बों में क्या लिखना है आपको, ICF। अब आ जाओ, 3 डब्बे हैं दोस्तों, भाई 3 डब्बे हैं, तो एक डब्बे का पार्ट कितना होगा, तो वाटर का पूछे कितना पार्ट ECF होता है, तो 3 डब्बों में 1 डब्बा, तो 1/3, और 3 डब्बों में 2 डब्बे, तो 2/3 क्या होगा, ICF होगा। पहला क्वेश्चन यहां से बनता है, भाई वाटर का कितना पार्ट ECF होता है, कितना पार्ट ICF होता है, ये पूछेगा। दूसरा परसेंटेज में पूछे तो वो भी मैंने आपको समझाया हुआ है, भाई 3 डब्बे हैं तो 33.33 33.33 होगा तीनों का। तो उतना तो 33 में लिखने की, इतना ज्यादा डिटेल में तो जाने की जरूरत है नहीं, तो सीधा लिख दो 33%। इसका 33% होगा
और आईसीएफ का कितना हो जाएगा दोस्तों, 66% हो जाएगा। नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि भाई 60% क्या होता है दोस्तों, वाटर होता है, और 40% क्या होता है, सॉलिड होता है। अब इस 60% में भी ये पूछे कितना कितना, तो 20% जो होता है ना दोस्तों टोटल बॉडी वेट का क्या होता है, ईसीएफ होता है, और 40% जो टोटल बॉडी वेट का क्या होता है दोस्तों, आईसीएफ होता है। अब टोटल बॉडी वेट कितना है, तो 70 केजी है, तो 70 केजी का 20% निकाल लो, तो 70 गुना में 20 बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट, 7 दूनी 14। 14 केजी वेट किसका होता है दोस्तों, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का होता है। और इंट्रा सेलुलर जो फ्लूइड होता है दोस्तों, इसका वेट कितना होगा, तो इसमें भी कर लो, 70 गुना में 40 बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 28 केजी वेट किसका होता है। 4 क्वेश्चन हो गए हैं, ये ध्यान रखना। एक डब्बा याद करके तो आपको लगभग लगभग क्लियर हो जाती हैं चीजें, वैसे भूल जाते हैं है ना, ऐसे नहीं है कि नहीं याद रख सकते, और ये डब्बा कोई चमत्कार है, चमत्कार तो ये भी नहीं है, जादू तो ये भी नहीं है, बट ऐसी चीजें टेक्निक से थोड़ी क्या हो जाती हैं, याद हो जाती हैं, बस उस वे में मैं आपको बताता हूँ ये डब्बा याद करने के लिए। इसके बाद में हमने पढ़ा दोस्तों एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड होता है ना, उसके भी कितने टाइप होते हैं, 3 टाइप होते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के भी कितने टाइप बताए, मैंने आपको 3 टाइप बताए। पहला जो टाइप बताया दोस्तों वो कितना बताया मैंने आपको, कौन सा बताया, इंट्रावेस्कुलर, जो वेसल्स के अंदर पाया जाता है। दूसरा मैंने आपको बताया इंटरस्टिशियल, जो कि 2 सेल के बीच में पाए जाने वाले जो स्पेस होता है उसे हम इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। और तीसरा मैंने आपको बताया दोस्तों ट्रांस सेल्यूलर, बॉडी की जो कैविटीज जो होती हैं उनके अंदर पाया जाने वाला फ्लूइड। थर्ड स्पेसिंग एंड ट्रांस सेल्यूलर आर 2 डिफरेंट थिंग। थर्ड स्पेसिंग ऑलवेज अकर ड्यू टू एनी डिजीज कंडीशन, कोई भी डिजीज कंडीशन के कारण, जैसे मान लो दोस्तों किसी भी पेशेंट के अंदर जो एसाइटिस हो जाता है, तो क्या होगा उसके कारण, भाई एब्डोमेन कैविटी के अंदर, पेरिटोनियम के अंदर ज्यादा मात्रा में क्या हो गया दोस्तों, फ्लूइड कलेक्ट हो गया, तो वो एब नॉर्मल हो गया। नॉर्मल जो है वो तो ठीक है, नॉर्मल में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। साइनोवियल जॉइंट के अंदर साइनोवियल फ्लूइड है, नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो डिजीज कोज नहीं करेगा, वो ट्रांससेलुलर कहलाएगा। लेकिन थर्ड स्पेसिंग अगर देता है ना, तो उसमें थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखो मैंने आपको सिंपल सी ट्रिक बताई थी कि भाई एक टेक्निक से याद रख लो कि 4-14-2, ठीक है। 4% इंट्रावेस्कुलर होता है, 14% इंटरस्टिशियल होता है, और 2% क्या होता है दोस्तों, ट्रांस सेलुलर होता है। फिर इसके बाद मैंने आपको किसमें बताया था दोस्तों, परसेंट में। भाई इसमें भी पूछ ले कि भाई एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है ना, इसका परसेंटेज में बताओ, तो मैंने आपको बताया था कि 5 से इसको क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना तीनों को, तो ये बता देगा भाई एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का 20% क्या होता है, इंट्रावेस्कुलर होता है, और 14×5 70। 70% क्या होता है, इंटरस्टिशियल होता है, और 10% क्या होता है, ट्रांससेलुलर होता है। ऐसे आप परसेंट याद रख सकते हो, ठीक है। ये 20 लिखा हुआ इधर है ना, कहीं आप सोचो 20 है भाई, इधर 20, यहाँ पे 20%, इधर इधर लिख देता हूँ, मुझे पता है आपको थोड़ा सा दिखता नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद में मैंने आपको लीटर में बताया था, लगभग आप निकाल सकते हो भाई बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, तो लगभग लगभग आप इसको निकालोगे ना, तो वो 3 लीटर 10 लीटर आया था लगभग, आपने गुण आप मल्टीप्लाई करके देखोगे, 70 है तो 728, 2.8 आएगा। तो लेकिन लगभग हमने कितना माना था कि इंट्रावेस्कुलर लगभग कितना होता है दोस्तों, 3 लीटर होता है। इंटरस्टिशियल जो होता है वो 10 लीटर होता है। 10 कैसे हुआ देखो, 14% है तो लगभग 9.8 लीटर हो गया, तो लगभग उसको 10 लीटर माना। और ट्रांस सेलुलर 0.5 to 1 लीटर होता है, तो इसको लगभग हमने 1 लीटर माना। क्वेश्चन ये था, अभी जो पूरी हमने पढ़ी है जो भी चीज, उस पूरी चीज में हमने क्या पढ़ा दोस्तों, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये है कि सबसे ज्यादा क्या होता है, अरे भाई 70% है, ये यहाँ पर ज्यादा है, 14% है, ये यहाँ भी ज्यादा है, 10 लीटर है, ये यहाँ भी ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा क्या होगा दोस्तों, इंटरस्टिशियल फ्लूइड होगा। बस क्वेश्चन यही है कि सबसे ज्यादा क्या होता है, तो सबसे ज्यादा क्या होता है दोस्तों, इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, ठीक है। तो आ जाते हैं एक बार वापस लौट के, ये है ना। तो देखो इसमें एक सेंटेंस तो आपको वो मिल ही गया, क्वेश्चन में भी कैसे पढ़ सकते हो आप, वो ये बता रहा है, क्वेश्चन में सीधा दे रखा है एक्स्ट्रा सेलुलर बॉडी फ्लूइड 20% होता है, ठीक है। याद रखोगे तो एक क्वेश्चन और बनेगा, भाई कितना परसेंट होता है, इसलिए मैंने आपको पढ़ा तो दिया भी, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन में भी नॉलेज निकलती है, यहाँ पर निकल रही है। तो सबसे ज्यादा क्या होता है दोस्तों, इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर सबसे ज्यादा इंटरस्टिशियल फ्लूइड होगा, ठीक है। तो ये आपको ये ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा इंटरस्टिशियल फ्लूइड होगा। प्लाज्मा नहीं होगा, डेंस टिश्यू नहीं होगा, और बॉडी सिक्रेशंस भी इसमें नहीं होंगे, ठीक है। क्योंकि प्लाज्मा मतलब इंट्रावेस्कुलर जो फ्लूइड है, तो इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड लगभग हमने कितना माना, 4% माना है। डेंस टिश्यूज तो है ही नहीं इसके अंदर, और बॉडी सिक्रेशंस में तो सारे ही सिक्रेशंस इंक्लूड होंगे, तो डायरेक्टली इस शेप को इंडिकेट आपको नहीं करेगा। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है। लिख लो इसको, लिखो, लिखो
एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन इंटरस्टिशियल फ्लूइड का होता है। वैसे इसमें एक सेंटेंस और लिख सकते हो आप, इधर लिख लो इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है। फिर इसके बाद इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड, और इधर लिख लो आप ट्रांससेल्यूलर, ठीक है। तो ये हो गया 4%, ये हो गया 14% और ये हो गया 2%। इस प्रकार से लिख लो तो आपको हमेशा याद रह लेगा ये, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों क्या है, ए नर्स असेस ए क्लाइंट सीरम इलेक्ट्रोलाइट लेवल इन द लेबोरेटरी रिपोर्ट, ठीक है। एक नर्स है दोस्तों, वो असेस कर रही है, सीरम इलेक्ट्रोलाइट लेवल चेक कर रही है, ठीक है। प्लेन वायल के अंदर येलो जो वायल होती है दोस्तों, उसके अंदर हम ये सैंपल भेजते हैं, ध्यान रखना, सीरम इलेक्ट्रोलाइट का, ठीक है। सीरम इलेक्ट्रोलाइट का जो सैंपल है वो इसके अंदर भेजते हैं। सीबीसी का सैंपल कौन सी वायल के अंदर भेजा जाता है, ठीक है, वो मुझे बताना है आपको। उसका कलर क्या होता है ये बताओ मुझे। और एथिलीन डायमीन टेट्राएसिटिक जो एसिड है वो कौन सी वायल के अंदर यूज किया जाता है। एथिलीन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड है वो किसके अंदर यूज किया जाता है। ये 2-3 क्वेश्चन है, कमेंट किया करो प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। ये चाहिए मत कमेंट करो कि सर आप खराब पढ़ाते हो, बढ़िया पढ़ाते हो, वो मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आप बोलते हो चलो अच्छा लगता है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, वो बात अच्छी है, बट मैं जो क्वेश्चन पूछूं ना उसका कमेंट किया करो। 2 बच्चे भी मुश्किल से ऐसा कमेंट नहीं करते। ऐसा लगता है कमेंट को देखकर, मैं कमेंट पढ़ता हूँ, ये ध्यान रखना आप लोग, है ना। ऐसा लगता है कमेंट को देखकर कि भाई बच्चों को आता ही नहीं है, तो भाई इतना भी कम तो नहीं होता कि इतने सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे वो भी नहीं आए। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग प्लीज क्लास को देखो, जो क्वेश्चन पूछो उसके कमेंट किया करो, वो याद रहते हैं आपको लॉन्ग टाइम। तो चीजें हम एक बार लिखते हैं कमेंट में तो दिमाग में रहती है वही लिखी हुई है, ठीक है। अगर नहीं आता तो कमेंट में लिखा करो कि सर इसको एक्सप्लेन करो अगली क्लास के अंदर, मुझे नहीं आया समझ में ये, तो मैं उसको समझाऊं। लेकिन कोई ऐसा कमेंट ही नहीं आता, कुछ भी ऐसा कमेंट नहीं आता। ऐसा आता है सर ये सिस्टम पढ़ा दो, सर ये सिस्टम पढ़ा दो, अरे भाई पढ़ा देंगे। देखो हर चीज इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल नर्सिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगा। हमारा नोट सेट का जो पैटर्न है ना, वो मेन फंडामेंटल नर्सिंग पे ही काम करता है। कितने सारे क्वेश्चंस आते हैं, हर चीज फंडामेंटल नर्सिंग से जुड़ी हुई है, ठीक है। हम हर चीज पढ़ेंगे, अभी एग्जाम का टाइम है, उससे पहले पहले पढ़ लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आप लोग मेरे साथ दो तो मैं करूंगा। आप लोगों के जो कमेंट्स हैं मुझे मोटिवेट करते हैं। मुझे पता है कि मैं जब क्लास नहीं लेता हूँ तो मुझे भी दुख होता है कि यार बच्चों की मैं क्लास नहीं ले पा रहा, बेचारे इंतजार करते हैं, मुझे दुख होता है। ऐसे नहीं है कि मुझे दुख नहीं होता है, बट कुछ कंडीशंस ऐसी बन जाती हैं कि मैं नहीं कर पाता हूँ, तो उसके लिए मैं माफी भी मांगता हूँ आप लोगों से। मैं हमेशा टेलीग्राम पे भी डालता हूँ कि मैं नहीं ले पाया, उसके लिए सॉरी, ठीक है। तो आप लोग सीधी सी बात ये है कि भाई जो भी पढ़ो क्वेश्चन है उनको कमेंट किया करो कि सर ये आंसर होगा, ये होगा इसका आंसर, तो इससे पॉजिटिव एनर्जी मिलती है मुझे भी कि भाई बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको आता है ये चीज़। अभी तक जो पढ़ा है हमने, कितना सिलेबस पढ़ लिया आप सोच भी नहीं सकते। एमएसएन बहुत बड़ा है दोस्तों, हमने शुरू से लेके आए हैं। ओबीजी इतना बड़ा सब्जेक्ट है, उसको भी हमने पूरा पढ़ा है, तो उसके अकॉर्डिंग ही बता दिया करो। ज्यादातर चीजें तो मैंने फंडामेंटल की आप मानोगे नहीं कितनी चीजें हमने पहले पढ़ ली हैं। आप जाकर देखना एक बार जाके पिछली जो क्लासेज है ना उनको देखो, जीआई ट्रैक्ट आएगा तो उसमें सारी चीजें पढ़ ली हैं हमने, ठीक है। एनीमा उनीमा सब पढ़ा दिया मैंने आपको। एनीमा हमने पढ़ लिया है, राइस ट्यूब पढ़ लिया है हमने, सारी जितनी भी ट्यूबिंग है दोस्तों वो मैंने आपको पढ़ा दिया है। कोलोस्टोमी मैंने आपको पढ़ा दिया है, बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी हुई हैं। चलो छोड़ो, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं आप लोगों का, जो कि मेरी आदत भी नहीं है। क्वेश्चन है दोस्तों कि ए नर्स असेस ए क्लाइंट सीरम इलेक्ट्रोलाइट लेवल इन द लेबोरेटरी रिपोर्ट, बोट इलेक्ट्रोलाइट इन इंट्रासेल्युलर फ्लूइड शुड द नर्स कंसीडर मोस्ट इंपोर्टेंट। देखो मेन चीज सुनो, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड दिया हुआ है दोस्तों, यहां पर ये गलती मत कर देना। तो मैंने आपको बताया वह सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन में सिंपल सी बात है कि एक तो क्या तो आपसे पूछेगा वो पोटेशियम, और एक पूछेगा सोडियम। तो एक्स्ट्रा सेल्युलर पूछे तो क्या आएगा दोस्तों, कैटायन सोडियम आएगा, या आयन पूछे सोडियम आएगा। और इंट्रासेल्युलर पूछे तो क्या आएगा दोस्तों, आपका पोटेशियम आएगा, ठीक है। पोटेशियम इंट्रासेल्युलर। भूल जाओ तो पोटेशियम को आप पोटेशियम क्लोराइड हम लिखते हैं, तो यार रख लो पोटेशियम सेल के अंदर है, सी मतलब सेल के अंदर है, ऐसे याद रखने के लिए याद रख सकते हो अगर आप भूल जाते हो तो। इंट्रासेल्युलर फ्लूइड के अंदर पूछ रहा है, तो इंट्रासेल्युलर फ्लूइड के अंदर क्या आएगा दोस्तों आंसर,
पोटेशियम आएगा। पोटेशियम जो होता है दोस्तों वो मोस्ट अबेंडेंट होता है इसके अंदर, सेल के अंदर। नेक्स्ट सोडियम, तो सोडियम किसके अंदर होता है दोस्तों? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में होता है। कितनी अमाउंट होती है इसकी, क्वेश्चन है ये, कितनी अमाउंट होती है सोडियम का, नॉर्मल जो लेवल होता है वो कितना होता है बताओ, कल ही बताया था आपको, वो बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि कैल्शियम का नॉर्मल लेवल है वो कितना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्लोराइड का कितना होता है, तो क्लोराइड का लगभग है ना 95 से 105 के करीब होता है, कुछ बुक में 96 to 106 लिखा होता है, याद मत करना, ठीक है, मत याद करना, कोई जरूरी नहीं है, याद करना कोई जरूरी नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है। पोटेशियम का जो नॉर्मल लेवल होता है ना वो 3.5 to 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। लेकिन यहां पर बच्चे है ना गड़बड़ कर सकते हो आप, क्वेश्चन आ जाए कि नॉर्मल लेवल ऑफ पोटेशियम इन इंट्रासेलुलर फ्लूइड इज अबाउट, और ऑप्शन पहला जो देगा ना वो 3.5 to 5 देगा वो ऑप्शन में, ठीक है। ऑप्शन में क्या देगा, व्हेन नॉर्मल इंट्रासेलुलर पोटेशियम लेवल इज, और पहला ऑप्शन देगा 3.5 to 5। और बच्चे जब टिक कर दोगे आप, आपको लगेगा कि सर यही तो होता है, जबकि सेल के अंदर नहीं होता, वो ब्लड के अंदर होता है। ब्लड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, प्लाज्मा के अंदर होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर इसकी जो अमाउंट होती है वो 3.5 to 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होती है। बट सेल के अंदर जो इसकी अमाउंट होती है वो लगभग होती है दोस्तों 140 से लेकर और 150 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है, लगभग 140 से 150 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होती है किसके अंदर दोस्तों, सेल के अंदर। तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि भाई वो पूछ किसके अंदर रहा है, सेल के अंदर पूछ रहा है या बाहर पूछ रहा है। ज्यादातर ये क्वेश्चन कभी आया नहीं है और मैं आशा भी नहीं करता हूं कि आए, क्योंकि आना भी नहीं चाहिए ऐसा क्वेश्चन, बट दोस्तों फिर भी अगर आ जाए तो आप इसको कर सकते हो, तो ये ध्यान रखना। तो लिख लो इसको भी, लिखो लिखो पोटेशियम इंट्रासेल्युलर सेल्युलर मोस्ट इंपोर्टेंट आयन होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा हूं, ऐसे आप मोस्ट अबेंडेंट भी लिख सकते हो क्योंकि इसमें इंपोर्टेंट दे रखा है ना, ठीक है। पोटेशियम इंट्रासेल्युलर मोस्ट इंपोर्टेंट आयन होता, ठीक है, ये आप लिख लो। और सोडियम जो होता है दोस्तों वो एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर। पोटेशियम का मैंने आपको पूरा वो पढ़ा दिया है दोस्तों, KATA काटा, तो भाई पोटेशियम का जो लेवल है वो कैसे बढ़ता है, हाइपर कैलेमिया के रीजन पढ़े थे हमने कल, KATA पढ़े थे हमने। तो मुझे आपको ये बताना है दोस्तों कि यहां पर जो ए है ना उसका मीनिंग क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम रिवाइज करवाता रहूंगा मैं आपको साथ साथ में, ठीक है। ये कोजेज हैं, कोजेज के अंदर 4 कोजेज बताए थे मैंने आपको, KAT और A। तो आपको मुझे ए बताना है कि यहाँ पर ए मैंने आपको क्या बताया था। अगर आप मेरी क्लासेस अच्छे से देखते हो तो आप बता दोगे, नहीं तो आपको नहीं बताया जाएगा, ठीक है। आज हमारी थोड़ी सी क्लास छोटी रहेगी, अगली जो क्लास है दोस्तों उसके अंदर मैं चाहता हूँ कि हम एसिड बेस बैलेंस पढ़ेंगे, तो मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ा दूंगा एसिड बेस बैलेंस, क्योंकि अभी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। अब मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम कंटिन्यू रखूँ क्लासेज, चाहे छोटी बनाऊँ जैसी भी बनाऊँ, ताकि आपकी जो रेगुलरिटी है वो बनी रहे। जैसे मेरी छुट्टियाँ रहती हैं, कुछ मेरे को टाइम मिलता है, तो मैं सिलेबस को पूरा करवाने के लिए आप लोगों से कोशिश करूंगा कि मैं 2-2 या 3-3 घंटे की मैं क्लासेज आपकी लूँ, ठीक है। 2-3 घंटे की जो क्लासेज होंगी दोस्तों, 3 घंटे की होंगी, तो उससे थोड़ा सा सिलेबस खींचेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एसिड बेस बैलेंस से रिलेटेड है, तो उसको अच्छे से पढ़ेंगे हम, अगली क्लास में आपको पढ़ाऊंगा। एक बार मैं जल्दी से आपको रिवाइज करवा देता हूँ। तो पोटेशियम जो होता है वो इंट्रासेलुलर मेन आयन होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों क्या है कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है ना उसके अंदर सबसे ज्यादा कंपोनेंट किसका होता है, तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड का होता है। इसके अलावा नेक्स्ट जो क्वेश्चन था दोस्तों वो क्या था कि भाई क्या डिफरेंस होता है प्लाज्मा में और इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर, ठीक है, ये हमने बात की थी। कल के क्वेश्चन भी एक बार रिवाइज करवा देता हूं, कल के जो क्वेश्चन है वो भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मतलब ये आज भी पढ़े हैं, मतलब पिछली स्लाइड में, इसलिए बता रहा हूं कि भाई जो बफर सिस्टम है उसके साथ मिलकर दो कौन कौन से सिस्टम काम करते हैं, तो रेस्पिरेटरी और यूरिनरी सिस्टम मिलकर उसके साथ काम करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दोस्तों क्या था कि भाई किसी भी पेशेंट को अगर वॉमिटिंग और डायरिया हो रही है ना, और आपको मोस्ट एक्यूरेट इंडिकेटर ढूंढना है फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट का, तो क्या आएगा दोस्तों, लॉस ऑफ बॉडी वेट आएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है आपका कि डायरिया के अंदर क्या चीज डिक्रीज होती है, क्या चीज क्या होती है दोस्तों, डिक्रीज होती है, तो पल्स रेट डिक्रीज होती है।
इसके बाद कल वाले क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम अगर एक्सेस पाई जाती है किसी पर्सन के अंदर तो क्या देखने को मिलेगा? तो डिस्टेंडेड जुगुलर वेन देखने को मिलेगी। अच्छे से पढ़ा है हमने। पल्स कैसी देखने को मिलेगी? बाउंडिंग पल्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों कि 0.45% जो सोडियम जो क्लोराइड होता है वो कैसा फ्लूइड होता है? तो वो हाइपोटोनिक होता है। 0.9% से कम जो भी है ना वो सब नॉर्मल सलाइन जो होंगे वो सब हाइपोटोनिक होंगे, देखने की जरूरत भी नहीं है। आईवी पिगी बैग वाला था ये, तो ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया कि वही सब टेक्निक यूज करेंगे। ग्लव्स पहनना है वो करना ही है। मेडिकेशन कभी भी मिक्स किया तो उसको हमेशा बैग को रोटेट करना जरूरी होता है। और स्ट्रेल टेक्निक का हम क्या करेंगे दोस्तों? यूज करेंगे। इसके बाद में हमने नेक्स्ट जो क्वेश्चन पढ़ा था दोस्तों वो ये पढ़ा था कि किसी भी पेशेंट का अगर एक्सटेंसिव और प्रोलॉन्ग्ड सर्जरी होती है तो कौन से इलेक्ट्रोलाइट को भी मॉनिटर करना चाहिए? तो आंसर आ जाएगा आपका पोटेशियम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था दोस्तों वो क्या था कि भाई जो क्लोज्ड वुंड ड्रेनेज जो सिस्टम है ना वो कौन से प्रिंसिपल के ऊपर काम करते हैं? तो प्रेशर के ऊपर काम करते हैं, वो हाई टू लो प्रेशर वाले उसके ऊपर काम करते हैं। ये दोनों बिल्कुल सिंपल थे। भाई रीजन जानना है कि पेशेंट की एंजाइटी क्यों है तो वो आप ऐसा क्वेश्चन करोगे इससे ये पता लगे एंजाइटी क्यों हो रही है। इसमें यहाँ पर उसको ये था कि भाई मेरी सर्जरी होगी क्या, तो उसमें भी यही पूछेंगे भाई आपको लगता है कि आप सर्जरी के लिए ज्यादा टेंशन दिखाई दे रही हो ना। और इसमें भी यही है कि क्लाइंट मोर एनेक्सियस है तो क्या करोगे? तो आप आइडेंटिफाई करोगे क्लाइंट के क्या कारण था उसका एनेक्सियस होने का, ओटी से पहले क्यों क्लाइंट जो है दोस्तों वो एनेक्सियस है। ठीक है, ये छोटी सी क्लास है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, मैं आप लोग मेरा भी साथ दो, जैसे भी हम पढ़ते हैं कंटिन्यू चलते रहें। और कोशिश करें कि दोस्तों नोट सेट से पहले पहले आपका जो सिलेबस है वो मैं कोशिश करवाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा ताकि आप लोग अच्छा कर पाओ। पिछली क्लासेज को जरूर रिवाइज किया करो, जो भी पढ़ाया है एक बार उसको जरूर रिवाइज कर लो। चाहे मेरे लिए आप 4 की स्पीड से देखो, नोट्स बना रखे तो नोट्स से रिवाइज कर लो, यूट्यूब पे मत देखो, चाहिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन उनको रिवाइज करो क्योंकि हमने बहुत अच्छे अच्छे सिस्टम, नर्वस सिस्टम में कितनी सारी डिजीजेज हैं वो सब हमने पढ़ी हैं, वो सब हम करेंगे। ठीक है, इसके अलावा मैं कोशिश करूंगा कि एग्जाम से पहले जितनी भी जो चीजें हमने पढ़ाई हैं उनकी सबकी एक मैराथन क्लासेस लेके आऊँ मैं। ठीक है, वो ये सिर्फ नहीं है कि भाई हम एन क्लास वाले क्वेश्चन लाऊंगा, उसमें मैं जो भी इंपॉर्टेंट आपके लिए लगेगा तो हर सिस्टम वाइज में लेके आऊंगा आपके लिए। जैसे एक ओबीजी की लेके आऊंगा, जो पिछली बार भी मैं लेके आया था ओबीजी की। बस किस्मत ये खराब थी दोस्तों कि ओबीजी के क्वेश्चन ही नहीं आए, और जो आए थे वो हमारी क्लासेज में से पूछे गए थे। आप देख सकते हो, जो भी बच्चा पढ़ा है उसने देखा होगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन आए नहीं थे पिछले वाले नोट सेट में, तो हर बार तो ऐसा होगा नहीं, हो सकता है आपकी बार अच्छे क्वेश्चन आए। तो पिछली बार मैं ओबीजी के लेके आया था ओनली, अब की बार मैं कोशिश करूंगा कि आपको ओबीजी की क्लास दूं, बाकी के जितने भी जो सिस्टम जो हमने पढ़े हैं उन सबकी मैं आपको एक एक क्लास दूं। ठीक है, तो सभी लोग अपना ध्यान रखो, स्वस्थ रहो, खुश रहो। थैंक यू सो मच।